हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। आइए एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स। इस रिवीजन लेक्चर में हम लोग प्रीवियस ईयर के जेई मेंस और जेई एडवांस के प्रॉब्लम्स करते चलेंगे। अप टू 2019 के जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं रिलेटेड टू कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स, उसको हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन 1, जो बेसिकली टॉपिक 1 है वो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, एंड देन टॉपिक 2 कार्बोक्सिलिक एसिड के जो डेरिवेटिव है, जिसमें एसिड हैलाइड हो गया, अमाइड हो गया, एनहाइड्राइड हो गया, एस्टर हो गया, इन सभी को एक जो है कॉन्साइड मैनर में रखा गया होगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन 1। तो इस क्वेश्चन 1 में क्या मेंशन किया गया है, एक आसान सा प्रॉब्लम है कि विच डाइकार्बोक्सिलिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट इज अ लिस्ट रिएक्टिव टू गिव एन एनहाइड्राइड। ऐसा कौन सा होगा जिसमें कि लिस्ट रिएक्टिविटी टुवर्ड्स दिखाएगा। अगर मान लो कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट लाइक P2O5 वन ऑफ द बेस्ट डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो इन दैट केस कौन सा इसमें से लिस्ट रिएक्टिव होगा। कैसे समझा जा सकता है कि देखो, जो भी डायोइक एसिड है, अगर मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक दिया था इसको याद रखने के लिए, आप OMS चाहिए याद रखना। 0 फॉर ऑक्जेलिक एसिड, 1 फॉर मेलोनिक एसिड, 2 3 4, ठीक है। ये ट्रिक आपको याद होना चाहिए। हाँ, एक लिस्ट आइडिया लग जाएगा कि कौन से डायोइक एसिड का क्या नाम है। तो OMS चाहिए ऑक्जेलिक, मेलोनिक, सक्सिनिक, ग्लूटेरिक एंड एडविक एसिड। अब इसमें केस क्या होगा, देखो आप डायोइक एसिड में हम लोग डिहाइड्रेशन भी देखते हैं और डी कार्बोक्सिलेशन भी देखते हैं। कुछ केसेस में डी कार्बोक्सिलेशन अकर होगा, कुछ केसेस में डिहाइड्रेशन अकर होगा, और कुछ केसेस में दोनों अकर होंगे, डिहाइड्रेशन एज वेल एज द डी कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, इस आइडिया को समझ सकते हो। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, मान लो कि आप डिहाइड्रेशन करा रहे हो तो 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप को साथ आना जरूरी है। ठीक है, अगर ये 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप साथ नहीं आए तो इसमें डिहाइड्रेशन हम लोग नहीं करा सकते। तो इन 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप का एक दूसरे के क्लोज आना जरूरी है। ठीक है, अब यहाँ पे वही फैसिनेटिंग होता है, जैसे कि मान लो मैं ये समझू कि इसमें मैं अगर नंबर ऑफ कार्बन डिक्रीज करते रहूं, जस्ट एज्यूम दिस 2 आर द कार्बन, तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन कम रहेंगे तो इजीली जाकर इस दोनों हैंड को मैं साथ ला सकता हूं। लेकिन अगर मैं इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाते जाऊं, इसमें और जो है ब्रेक करते जाऊं, तो इन दैट केस फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी और इन दैट केस दोनों कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक दूसरे के क्लोज नहीं आ पाएंगे और डिहाइड्रेशन इजीली तरीके से नहीं हो पाएगा, बिकॉज दोनों कार्बोक्सिलिक एक दूसरे के क्लोज नहीं आ पा रहे। यहां पे भी उसी तरीके से एक्सप्लेनेशन दिया जा सकता है। आप देखोगे क्या कि जो फर्स्ट केस है जिसमें हम लोगों ने ये लिया हुआ है कंपाउंड, 1 बाय 1 मैं प्रोडक्ट बना देता हूं। इस केस में इस कार्बोक्सिलिक एसिड की बात हो रही है, तो यहाँ पे इजीली डिहाइड्रेशन भी लगकर, ठीक है, डिहाइड्रेशन अकर हो जाएगा। और ये अगर मान लो आपने P2O5 का यूज किया और इसके साथ हीट किया तो डिहाइड्रेशन भी लगकर वाटर एलिमिनेट हो जाएगा और ये आपको दे देगा एनहाइड्राइड। ठीक है, अब एनहाइड्राइड की नेमिंग क्या होती है ये भी आप जो है एक बार देख लेना किस तरीके से इसकी नेमिंग की जाएगी। ठीक है, दिस एनहाइड्राइड आपको मिलेगा। ठीक है, बी के केस में देखो, ये तो रहा ए, बी का केस कंसीडर करना। तो बी में क्या आपको देखने को मिलेगा कि यहां पे देखो आप ध्यान से 4 कार्बन है और 4 कार्बन के साथ में आपने लिया हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 कार्बन। मान लो आपने डिहाइड्रेशन करा दिया P2O5। ठीक है, अब इसको हीट करोगे तो हीट करने के बाद जो नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट होंगे ना इस रिंग के अंदर में, ठीक है, कार्बन, ऑक्सीजन, यहाँ पे कार्बन, अगर डिहाइड्रेशन अकर होता तब की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम काउंट करो, कितने रिंग मेंबर रिंग बना रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर रिंग। तो इन दैट केस ये बहुत ही अनस्टेबल होगा एक तरीके से मैं बोलूं तो। यहां से डिहाइड्रेशन तो अकर होगा, पैरेलली डी कार्बोक्सिलेशन भी अकर होगा। CO2 भी यहां से इजीली रिलीव कर जाता है जब हीट करते हैं हम लोग। तो ये फॉर्म कर लेता है जब हम लोग देखते हैं डिहाइड्रेशन ना हो करके, ये फाइनली फॉर्म करता है जो है दिस कंपाउंड, 5 मेंबर का रिंग फॉर्म करेगा। तो बोला गया है कि विच डाइकार्बोक्सिलिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट इज अ लीस्ट रिएक्टिव टू गिव एन एनहाइड्राइड। सबसे लीस्ट रिएक्टिव यही होगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन, इंटरमीडिएट कार्बन आप बोल दो, बिटवीन 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज ग्रेटर। ठीक है, इस केस में कम है, 2 ही कार्बन हुए। सी का बात करें तो सी के केस में भी वही सेम कहानी है। ठीक है, सी के केस में भी सिमिलर तरीके का कहानी है। आप क्या ले रहे हो, OH COOH। तो इसको भी आप जब P2O5 के साथ हीट करोगे, ठीक है, तो यहां से वाटर एलिमिनेट हो जाएगा और ये फॉर्म कर लेगा दिस एनहाइड्राइड। ठीक है, इस एनहाइड्राइड को फॉर्म कर लेगा, इस एनहाइड्राइड को फॉर्म कर लेगा। तो यहां पे भी सेम कहानी है, इन दोनों कार्बोक्सिलिक के बीच में जो इंटरमीडिएट कार्बन एटम है वो 2 ही है।
लेकिन इस केस में फोर्थ है, इस वजह से इसका डिहाइड्रेशन कराना उतना इजी नहीं होगा। डी की बात करें तो डी में क्या, और प्रोडक्ट फाइनली ये बनेगा, ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट ये बनेगा। सिमिलरली आप देख लो, ये मैं कंसीडर कर रहा हूँ डी ऑप्शन, तो इसमें भी आप देखोगे कि P2O5 के साथ हीट किया जाएगा, तो जो है हीट करने पे क्या होगा कि वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा और फाइनली ये प्रोडक्ट आपको दे देगा लाइक दिस, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये आपको मिल जाएगा एनहाइड्रेट। तो इन सभी केसेस में A C D में डिहाइड्रेशन कराना इजी है, बट इस केस में डिहाइड्रेशन कराना इजी नहीं होगा। तो यही पूछा था कि लिस्ट रिएक्टिव टू गिव एन एनहाइड्रेट, दैट इज ऑप्शन बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इन क्वेश्चन नंबर 2 मेंशन ये किया गया है कि इन्होंने लिया हुआ है एसिटिक एसिड और इसको इन्होंने ट्रीट किया हुआ है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। अब लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड क्या है कि एक वेल नोन रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। तो ये रिड्यूस करने के लिए मींस ऑलमोस्ट सभी फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस कर देता है, तो एसिड को भी ये रिड्यूस करके अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, लाइक CH3 CH2OH, ठीक है। वन ऑफ द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। मीन्स अगर हम लोग को चाहिए कि सभी के सभी फंक्शनल ग्रुप रिड्यूस हो, तो अब इसको इन्होंने ट्रीट किया हुआ है PCl5 के साथ। PCl5 क्या है, तो PCl5 एक क्लोरीनेटिंग एजेंट है, OH को रिप्लेस कर देगा Cl से, तो CH3 CH2Cl ये फॉर्म कर जाएगा। अब इन्होंने इसको लिया हुआ है अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक KOH का रोल आपको पता होगा, अल्कोहलिक KOH हम लोगों ने देखा अल्काइल हैलाइड के अंदर में भी और एल्कीन में भी देखा कि ये जब डी हाइड्रो हैलोजनेशन कराएगा, हाइड्रोजन यहाँ से हैलोजन यहाँ से, और ये फॉर्म कर लेगा एल्कीन इथीन, लाइक दिस प्रोडक्ट। हमसे पूछा गया था भाई कि द फाइनल प्रोडक्ट C, दिस इज प्रोडक्ट C, यही पूछा गया, ठीक है। तो फाइनल प्रोडक्ट C इज इथाइलिन, इसको कॉमन नेम पढ़ा जाता है इथाइलिन। जो भी एल्कीन है उनका नेम जाता है एल्काइलिन, जैसे इथाइलिन, प्रोपाइलिन, ब्यूटाइलिन, उसका कॉमन नेम जाएगा, तो इथाइलिन विल बी करेक्ट, यानी कि C ऑप्शन विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, बात सही है। क्वेश्चन नंबर 3 अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया कि द कंपाउंड दैट डज नॉट लिबरेट CO2 ऑन द ट्रीटमेंट विद aqueous सोडियम बाइकार्बोनेट। अब इस केस में क्या होता है कि देखो, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि कौन सा CO2 रिलीज करेगा जब सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट किया जाएगा। तो मैंने ये GOC के अंदर भी बोला कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड कभी भी वीक एसिड को उसके सॉल्ट से रिप्लेस कर देगा, ठीक है। जो पावरफुल होगा वो वीकर को वहां से रिप्लेस कर देगा। तो यहाँ पे पावरफुल अगर मान लो ये एसिड, जस्ट एज्यूम करूं कि एक स्ट्रॉन्गर एसिड है, किसके रिस्पेक्ट में, जो इसका एसिड होगा, कौन सा एसिड होगा, कार्बोनिक एसिड, तब इन दैट सिनारियो ये इसको रिप्लेस करके फॉर्म कर लेगा Na और साथ में H2CO3, क्योंकि हम लोग को पता है H2CO3 अनस्टेबल होता है और फ्रीक्वेंटली CO2 और H2O दे देगा, ठीक है, तुरंत ये CO2 और H2O दे देगा। ये चीज बस ध्यान में रखना है क्या है आपको कि एनी स्ट्रॉन्गर एसिड विच इज स्ट्रॉन्गर देन H2CO3 मींस ये वीकर एसिड हो जाएगा, तब इन दैट केस आपको CO2 गैस दे देगा फाइनल प्रोडक्ट में, ठीक है। H2CO3 होगा मींस a strong acid replace a weak acid from its salt. Similarly, a strong base replace a weak base from its salt. ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, इस टाइप के क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। अब आते हैं ऑप्शन की बात करते हैं। बेंजोइक एसिड की बात करें तो बेंजोइक एसिड पीके वैल्यू भी कंपेयर किया जाता है, पीके वैल्यू भी फॉर H2CO3 6.4 नियर 6.4, लेकिन फॉर बेंजोइक एसिड तब पीके वैल्यू विल बी नियर टू 3.7, तो पीके वैल्यू लोअर मींस एसिडिक की स्ट्रेंथ ज्यादा, तो बेंजोइक एसिड इज गोइंग टू गिव दिस सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, यानी कि दैट इज गोइंग टू लिबरेट CO2, ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। बी की बात करें, बी में बोला है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, तो इवन सल्फोनिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन, अगर मान लो आप बेंजोइक एसिड लो और सल्फोनिक एसिड की बात करें, सल्फोनिक एसिड इज इवन स्ट्रॉन्गर एसिड देन दिस बेंजोइक एसिड इटसेल्फ, तो ये भी जो है आपको CO2 गैस दे देगा, ये भी CO2 गैस दे देगा। देन सी ऑप्शन सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड इज बेसिकली आवर दिस COH ग्रुप, ठीक है, दिस इज आवर सैलिसिलिक एसिड, तो बिकॉज कार्बोक्सिलिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन this H2CO3 and because that it is going to liberate CO2 during the reaction. Next कार्बोलिक एसिड मींस फिनॉल, ब्रैकेट में मेंशन कर दिया है, बट अगर नहीं मेंशन किया है फिर भी हम लोग को कॉमन नेम याद रखनी है कि फिनॉल का कॉमन नेम हो जाएगा कार्बोलिक एसिड। कार्बोलिक एसिड फिनॉल मींस फिनॉल इज अ नॉट स्ट्रॉन्गर एसिड देन H2CO3 and because of that it is not going to liberate CO2 during the reaction, यानी it is not going to give sodium bicarbonate test.
अब इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि जब भी हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट करते हैं, कब, जब हम लोग को बेंजोइक एसिड और फिनॉल को डिस्टिंग्विश करने रहता है, तो क्योंकि इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो ऑलमोस्ट सेम होती है। अगर उसको डिस्टिंग्विश करना होगा तो सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट विल बी प्रिफरेबल। अगर मैं फिनॉल को और कार्बोक्सिलिक एसिड को सेपरेट करना चाह रहा हूँ, यानी कि बेंजोइक एसिड को, तो दिस इज आवर बेसिक जियोसी रिएक्शन, जिसमें हम लोग बोलते हैं कि स्ट्रॉन्गर एसिड रिप्लेस अ वीकर एसिड फ्रॉम इट्स ओन। बस ये कॉन्सेप्ट इसमें काम कर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। इन दिस केस पूछा गया इन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए, ठीक है, अपॉन हीटिंग विथ अमोनिया, इसको हीट किया जा रहा है अमोनिया के साथ में, इट इज गिविंग कंपाउंड बी, बी ऑन हीटिंग, बी को अगर आप हीट करो तो ये कंपाउंड दे रहा है सी, सी को ट्रीट किया गया KOH के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन, ठीक है, KOH विथ ब्रोमीन, तो ये फॉर्म कर रहा है इथाइल एथनाम CH3CH2 नेक्स्ट, ठीक है, एथनाम, ये इसका फॉर्मेशन हो रहा है। अब इस केस में ध्यान क्या रखने वाली है कि जो आपको रेट्रो वे में जाना होगा कि एक्चुअल ए क्या था, ए के बारे में इन्होंने पूछा हुआ है कंपाउंड ए, तो कैसे अप्रोच जाएगा, आप रेट्रो वे में जाओ, मीन्स इस प्रोडक्ट से इस रिएक्टेंट के बारे में सोचो। ये वेल फेमस रिएक्शन है विच इज कॉल्ड एज द हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन में क्या होता है कि ए अमाइड को हम लोग अमाइंस में कन्वर्ट करते हैं विथ वन लेस नंबर ऑफ कार्बन। तो यहाँ पे भी कहानी वही है कि सी में जो प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा ये कुछ ऐसा, मैंने सी जो रिएक्टेंट में बोल दूं, यहाँ पे रहेगा ये प्रोपेनामाइड, ठीक है। इसको जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं, मैकेनिज्म एक बार आप देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मीन्स एसिड डेरिवेटिव्स की बात किया जाए तो अमाइड के जो रिएक्शन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। इसको जब आप ब्रोमीन और KOH के साथ हीट करोगे, रिएक्शन कराओगे, तो इट इज गोइंग टू गिव अमाइंस विथ वन लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। तो बी के बारे में, अब बी और ए के बारे में आइडिया लगाना है। तो बी बेसिकली क्या रहा होगा कि इसको हीट करने पे अमाइड मिला होगा, तो ये सॉल्ट रहा होगा, किसका सॉल्ट, तो ये अमोनियम सॉल्ट रहा होगा, जिसको हीट किया जाए तो ये कंपाउंड देगा, तो CH3CH2 OH O माइनस अमोनियम प्लस, ठीक है। अब ये किससे बनेगा, तो ये आप अगर मान लो एसिड लिए, कौन सा, प्रोपेनोइक एसिड, और उसको अगर अमोनिया के साथ हीट करते हो, ठीक है, दिस इज आवर प्रोपेनोइक एसिड। अगर इसको आप अमोनिया के साथ हीट करोगे तो इन दैट केस ये आपको जो है अमोनियम प्रोपेनोएट दे देगा, और इसको जब आप फर्दर हीट करोगे तो ये आपको अमाइड दे देगा। तो अमाइड को ब्रोमीन और KOH के साथ ट्रीट करने पे ये मिल जाएगा एथनाम। या जो कंपाउंड है ये हमारा ये कंपाउंड ए, यानी कि देख सकते हो कि विच ऑप्शन विल बी करेक्ट, ऑप्शन डी, ठीक है। क्लियर है बात। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इन क्वेश्चन नंबर 5 मेंशन किया गया द कंपाउंड दैट अंडरगो डीकार्बोक्सिलेशन मोस्ट रेडली अंडर माइल्ड कंडीशन। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें केस ये आता है कि अगर बीटा कीटो एसिड को, फिर से ध्यान रखें, बीटा कीटो एसिड को अगर जस्ट जो है हीट किया जाए अराउंड 50 to 60 डिग्री सेल्सियस, तो फेसाइल डीकार्बोक्सिलेशन विल टेक्स प्लेस। फेसाइल डीकार्बोक्सिलेशन मींस इजीली CO2 ग्रुप वहां से लीव कर सकता है। और उसके पीछे रीजन अगर मैं कंसीडर करूं, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि हाई फाई लॉजिक चाहिए, सिंपल सा ये केस है कि ये रहा COH, जैसे देखो आप इस स्ट्रक्चर को मैं ऐसे बता रहा हूं, ये रहा अल्फा बीटा, COH ग्रुप के रिसेप्ट में अल्फा बीटा कीटो एसिड, ठीक है। तो ये बोला जाता है बीटा कीटो एसिड, बीटा पोजीशन पे कीटो हो गया। तो होता कैसे है ओवरऑल रिएक्शन, देखो आप एक 6 मेंबर ऐसे रिंग फॉर्म करें, ये बॉन्ड कुछ इधर जाएगा, इधर मूव करेगा, और ये इधर चला जाएगा। तो ये पहले तो इनॉल फॉर्म करता है लाइक दिस, ठीक है, इस तरीके से रिएक्शन होकर इनॉल फॉर्म करता है, और यहां से CO2 गैस रिलीज हो जाएगा, ठीक है। अब ये इनॉल फॉर्म हम लोग को पता है कि हाईली अनस्टेबल होगा, और ये तुरंत कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आपको फाइनली ये कीटो फॉर्म दे देगा, ठीक है। तो ये फाइनल प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा इस केस में, यानी कि आपको बस ये देखना है कि कौन सा प्रोडक्ट, कौन सा रिएक्टेंट ऐसा है जिसमें बीटा कीटो एसिड दिया हुआ है। तो बीटा कीटो एसिड देखोगे तो ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी में आपका बीटा कीटो एसिड होगा, तो बी विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 आप देखिए, ठीक है। इन क्वेश्चन नंबर 6 मेंशन ये किया गया है कि कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप COH इज प्रेजेंट। किसमें COH ग्रुप प्रेजेंट होगा, एक आसान सा प्रॉब्लम, लेकिन हाँ इसके स्ट्रक्चर देखने बैठोगे तो आप जो है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा। पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड जो स्ट्रक्चर होता है ये कुछ इस तरीके से पिक्रिक एसिड का स्ट्रक्चर, ठीक है, OH, ठीक है, दिस इज आवर पिक्रिक एसिड, ठीक है। देख सकते हो कि एसिड है बट इसके अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप नहीं प्रेजेंट है, तो दिस इज आवर पिक्रिक एसिड। उसी तरीके से अगर आप बात करो, इसमें कंपाउंड जो है मेंशन किया गया है
बारबिट्रिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि आप उतनी स्ट्रक्चर याद नहीं रख पाओगे। एस्पिरिन का हम लोग प्रिपरेशन पढ़ते हैं और एस्पिरिन में पता है कि एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। एस्पिरिन का प्रिपरेशन किया जाता है सैलिसिलिक एसिड से, ठीक है। तो यहाँ पे खास बात तो ये रहती है कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप पे नहीं, यहाँ पे एस्टर का फॉर्मेशन करता है, एस्टर ग्रुप यहाँ पे जुड़ा रहता है। ये इस कंपाउंड को बोला जाता है एस्पिरिन, वही जो हम लोग जो है एज अ पेन किलर की तरह इसमें यूज किया जाता है। तो एस्पिरिन मॉलिक्यूल कॉन्टेन COH, और यही आसान सा क्वेश्चन इन्होंने 2012 एडवांस में पूछा हुआ है। तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। वंस अगेन एक अच्छा सा प्रॉब्लम है, इस मैग्नीज को दोबारा मैं दिखाना चाहूंगा जो कि है बीटा कीटो एसिड का, ठीक है। ध्यान से देखना आप, PHC डबल बॉन्ड O, ठीक है। इन्होंने ये कंपाउंड लिया हुआ है, इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाइड कर देता हूँ, ठीक है, सच दैट कि मैं आपको ये वाला फिनोमेना दिखा पाऊँ कि किस तरीके से डीकार्बोक्सिलेशन आकर होगा। इनको इसने एस्ट्रिक दिया हुआ है। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, देखो आप ध्यान से, कि बोला गया कि इसको हीट कर रहे हैं। तो हम लोगों ने बोला कि कोई भी अगर बीटा कीटो एसिड लिया जाए तो बीटा कीटो एसिड फेसाइल डीकार्बोक्सिलेशन में जाएगा और इजिली CO2 ग्रुप वहां से रिलीज हो जाएगा। तो यहाँ पे भी वही चीज देखने को मिलेगा, ये बॉन्ड यहाँ से इधर मूव करेगा, इस बॉन्ड को मैं इधर दिखा सकता हूँ और ये बॉन्ड इधर मूव कर जाएगा, यानी कार्बन इसके साथ इंटैक्ट रहेगा। बनेगा क्या, ये मैंने बोला था कि ये इनॉल का फॉर्मेशन करेगा, लाइक दिस इनॉल विल फॉर्म। अब ये इनॉल अनस्टेबल होता है और तुरंत ये मिस एस्ट्रिक साइन रहेगा इसके साथ में, बिकॉज कार्बन इसके साथ इंटैक्ट है। अब ये इनॉल तुरंत जो है टॉटोमरीज में चला जाएगा और टॉटोमरीज में जाने के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा कीटो फॉर्म में, यानी कि एसिटोफिनॉल का फॉर्मेशन कर देगा विद दिस। अब यहाँ पे रिएक्शन रुका नहीं है क्योंकि एसिटोफिनॉल को इन्होंने ट्रीट किया हुआ है, जो कंपाउंड E हो गया ये, इसको इन्होंने ट्रीट किया हुआ है आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, आयोडोफॉर्म रिएक्शन। अब आयोडोफॉर्म रिएक्शन की खासियत क्या है कि ये जो हाइड्रोजन, ये जो CH3 ग्रुप है, ये यहाँ से एलिमिनेट होता है। 1 by 1 हाइड्रोजन को हम लोग आयोडाइड से रिप्लेस करते हैं। वो रिएक्शन आप एक बार देख लेना, आयोडोफॉर्म रिएक्शन का मैकेनिज्म। तो फाइनली जो प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म करेगा, एक सॉल्ट फॉर्म करेगा, ठीक है, सोडियम बेंजोएट, और साथ में फॉर्म कर लेगा CHI3, यानी कि आयोडोफॉर्म एज ए प्रोडक्ट फॉर्म कर, ठीक है, आयोडोफॉर्म का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो CHI3 आयोडोफॉर्म और साथ में सोडियम बेंजोएट का फॉर्मेशन करेगा, यानी कि विच ऑप्शन विल बी करेक्ट। अगर देखा जाए इसमें, देख लो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 7 के केस में तो यहाँ तो एस्ट्रिक साइन रहेगा, लेकिन इस वाले केस में यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि इसी मिथाइल ग्रुप को तो हम लोग, उसी मिथाइल ग्रुप को लेकर तो हम लोग आयोडोफॉर्म का जनरेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो केस यहाँ पे करेक्ट क्या ऑप्शन हो जाएगा, देख लो आप ध्यान से, कि जो है पहला जिसमें कि एस्ट्रिक साइन है ये हो गया सी का ऑप्शन करेक्ट है, बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये रहा E, ये रहा F और ये रहा G, ठीक है। तो इस टाइप के आसान क्वेश्चन भी इन्होंने पूछा हुआ है, ये 2008 JEE एडवांस का प्रॉब्लम। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8। तो इसमें मेंशन क्या किया गया है, व्हेन बेंजीन सल्फोनिक एसिड एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल आर ट्रीटेड विद सोडियम बाइकार्बोनेट द गैस रिलीज रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि स्ट्रॉन्गर एसिड रिप्लेस अ वीकर एसिड फ्रॉम इट्स सॉल्ट। वही सेम कहानी यहाँ पे भी रिपीट होगी। तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड रहा PHSO3H और इसको इन्होंने ट्रीट किया हुआ है सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ। अब लोगों को पता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट में जो एसिड है वो है H2CO3, एक वीक एसिड है। अब वीक एसिड के सॉल्ट को स्ट्रॉन्गर एसिड उसके एसिड से रिप्लेस कर देगा। तो यहाँ पे फाइनली प्रोडक्ट क्या बनेगा, आप देखो PHSO3Na और साथ में H2CO3, जो कि हम लोग बोले कि H2CO3 अनस्टेबल होता है और तुरंत CO2 और H2O जनरेट कर देगा, यानी कि CO2 गैस यहाँ पे जनरेट हो रहा है। सेम हम लोग बात करते हैं पैरा नाइट्रोफिनॉल के केस में। पैरा नाइट्रोफिनॉल OH मैं लूं और नाइट्रो ग्रुप यहाँ पे रखूं, इसको अगर मैं ट्रीट करता हूं सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में, यहाँ पे भी सेम कहानी है कि बिकॉज ऑफ दिस नाइट्रो, फिनॉल इस टेस्ट को नहीं देता, फिनॉल रिएक्शन में नहीं जाता, बट बिकॉज ऑफ नाइट्रो एक स्ट्रॉन्ग -M ग्रुप है, इसके एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा। अब यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट क्या देखोगे आप फाइनली, कि ये NO2 ग्रुप यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे ONA ग्रुप रहेगा और साथ में H2CO3। वंस अगेन कहानी सेम है कि H2CO3 डिसोसिएट होकर CO2 प्लस H2O का फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है। ये इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ पे जो पूछा गया था आपसे कि विच गैस आर गोइंग टू रिलीज, ठीक है, रिस्पेक्टिवली गैसेज रिलीज रिस्पेक्टिव आर इन बोथ केसेस CO2 गैस विल बी रिलीज, मींस ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। तो थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए आपको दे दिया होगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड
तो ऐसा लगेगा कि SO2 गैस रिलीज होना चाहिए, बट ओवरऑल चूंकि ये रिएक्शन में जा रहा है H2CO3 का फॉर्मेशन कर रहा है, और ये H2CO3 हम लोग को पता है कि अनस्टेबल होता है और तुरंत CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, CO2 दे देगा गैस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो इन क्वेश्चन नंबर 9 मेंशन किया गया है कि एन एनान्सिमरिक प्योर एसिड इज ट्रीटेड विथ रेसिड्यू मिक्सचर ऑफ अल्कोहल हैविंग वन कायरल सेंटर। ठीक है, तो एक एनान्सिमरिक प्योर एसिड लिया गया, ठीक है, कोई एसिड लिया गया, समझ लो एनान्सिमरिक प्योर मींस इसके लॉन्ग कॉन्फ़िगरेशन फिक्स होगा जो कायरल सेंटर होगा। ठीक है, तो मैं इसको R1 R2 R3 COH ले लेता हूँ। तो एनान्सिमरिक प्योर है कि मान लो कि कॉन्फ़िगरेशन इसके लॉन्ग R कॉन्फ़िगरेशन है, इसको इन्होंने ट्रीट किया एक जो है रेसिड्यू मिक्सचर ऑफ अल्कोहल के साथ। ठीक है, वन कायरल सेंटर, यानी कि इसका जो रिएक्शन हुआ जिस अल्कोहल के साथ में, इसके लॉन्ग कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं ये कायरल सेंटर कंसीडर करूं, मान लो R1 R2 और R3, ठीक है, इसके लॉन्ग फिक्स नहीं है, तो इसके लॉन्ग कॉन्फ़िगरेशन R और S दोनों हो सकता है बिकॉज रेसिड्यू मिक्सचर। अब जब इससे प्रोडक्ट आप बनाओगे तो ये फॉर्म करेगा RR या RS का फॉर्मेशन कर सकता है। अच्छा, इन दोनों में रिलेशन क्या होगा, व्हाट विल बी द रिलेशन? They will be pair of diisomers। ठीक है, they will form pair of diisomers। तो अगर एनान्सिमरिक प्योर कंपाउंड को आपने ट्रीट किया हुआ है एक रेसिड्यू मिक्सचर सॉल्यूशन के साथ में, तो अभी ऐसा केस है कि वो डाइस्टीमर को जनरेट करेगा। ऑल दो इसमें इन्होंने आंसर नहीं दिया हुआ है। ठीक है, एस्टर फॉर्म इज, तो ये इसमें कोई भी इसमें से आंसर अगर देखा जाए तो नहीं करेक्ट होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन नंबर 9 के केस में। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लें, तो क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है कि बेंजोइल क्लोराइड is prepared from benzoic acid by the reaction। जो बेंजोइल क्लोराइड है कैसे प्रिपेयर किया जाएगा? बेंजोइक एसिड से। तो जैसे आप COH ले लो और इसको आप ट्रीट कर रहे हो SOCl2 के साथ में। ठीक है, तो इन दैट केस क्या होगा कि ये फॉर्म कर लेगा बेंजोइल क्लोराइड। ठीक है, तो एक बेंजोइल क्लोराइड एज अ क्लोरीनेटिंग एजेंट की तरह यहाँ पे काम करता है। इसका मैकेनिज्म आप देख लेना किस तरीके से रिएक्शन मैकेनिज्म अकर होगा। ये इस तरीके से पहले अटैक होगा, देन क्लोरीन का नेक्स्ट स्टेज में रिएक्शन वगैरह होगा। तो ये एक बार इसके मैकेनिज्म को गो थ्रू होते जाना कि किस तरीके से रिएक्शन कराया गया होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11। तो इसमें बोला गया कि व्हेन प्रोपेनोइक एसिड इज ट्रीटेड विद aqueous सोडियम बाइकार्बोनेट CO2 इज लिबरेटेड द कार्बन ऑफ CO2 फ्रॉम। ये भी बड़ा सिंपल सा केस है कि जब प्रोपेनोइक एसिड का, मान लो कि आपने लिया प्रोपेनोइक एसिड, इसको आपने ट्रीट किया सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में, तो क्या होगा? सोडियम, अगर देखो ये एक स्ट्रॉन्गर एसिड है, ये सॉल्ट ऑफ वीक एसिड है। ठीक है, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड, तो स्ट्रॉन्गर एसिड रिप्लेस सॉल्ट वीक एसिड फ्रॉम इट्स सॉल्ट। तो यहाँ पे बनेगा क्या? ये फॉर्म कर लेगा सॉल्ट और साथ साथ में मतलब फॉर्म कर लेगा H2CO3। तो मैंने बोला H2CO3 अनस्टेबल होगा तो CO2 और H2O जनरेट करेगा। आपसे क्वेश्चन में ये पूछा है कि ये जो CO2 आ रहा है, ये CO2 कहाँ से फॉर्म कर रहा है? तो CO2 तो H2CO3 जो है उससे आया, और H2CO3 मेन कहाँ से आ रहा है? H2CO3 सोडियम बाइकार्बोनेट से आ रहा है। तो बेसिक क्या है यहाँ पे पूछा गया कि द सोर्स ऑफ कार्बन, बेसिकली हमारा जो कार्बन है जो CO2 में प्रेजेंट है उसका मेन सोर्स क्या है? तो वो है हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि ऑप्शन डी विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। ठीक है, तो बोला गया क्वेश्चन नंबर 12 में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिक, इसमें से कौन सा बेसिक इन द नेचर होगा? तो CH3 CH2 OH, ठीक है, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो बेस की तरह काम कर सकता है। H2O2 की बात करें तो इसके पास में भी बेस इलेक्ट्रॉन है, लेकिन एट द सेम टाइम इसको हम लोग कंसीडर करना पड़ेगा कि यहाँ पे कोई प्लस आई ग्रुप नहीं प्रेजेंट है। यहाँ पे ये प्लस आई ग्रुप प्रेजेंट है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा। सिमिलरली अगर मैं कंपेयर करूँ CH2 यहाँ पे OH है और यहाँ पे OH है, तो यहाँ का जो माइनस प्लस आई इफेक्ट है वो स्लाइटली कम हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस वन। तो ओवरऑल इंडक्टिव इफेक्ट को हम लोग बात करें, इंडक्टिव इफेक्ट को कंसीडर करें, नो डाउट एसिटिक एसिड है स्ट्रॉन्गर एसिड, तो इसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। तो सबसे अगर मैं बोलूँ कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिक, तो यही कंसीडर किया जाएगा। डायरेक्टली इसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा बिकॉज दिस ग्रुप इज गोइंग टू एक्सर्ट प्लस आई इफेक्ट ऑन दिस ऑक्सीजन, एंड बिकॉज ऑफ द प्लस आई इफेक्ट इसका जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज कर जाएगा। इन दैट सिनेरियो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इसमें पूछा क्या गया है कि द डिजायर्ड प्रोडक्ट X कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्टिंग द मेजर प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन इन लिस्ट फर्स्ट। इन्होंने जो है रिएक्टेंट लिया हुआ है इन द लिस्ट फर्स्ट एंड विथ वन और मोर अप्रोप्रिएट रिएजेंट इन द लिस्ट सेकेंड। ठीक है, तो इन दैट केस क्या है कि देखो आप रिएक्शन से प्रोडक्ट बनाओगे,
यह है करस्पॉन्डिंग जो लिस्ट 1 में दिया हुआ है वो रिएक्शंस दिए रखे हैं, और उस रिएक्शन से जो प्रोडक्ट फॉर्म करके आएगा उसके करस्पॉन्डिंग जो लैब टेस्ट कराए जाते हैं प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, वो टेस्ट आपको लिस्ट सेकेंड में दिया हुआ है। तो इसमें जो भी रिएक्शंस दिए हुए हैं वो एक तरीके से जो पिनाकोल पिनाकोल रिएक्शन होता है उसी का लगभग एक तरीके से सिमिलर रिएक्शन दिए हुए हैं। अब फाइनल प्रोडक्ट आपको जो है उसी तरीके से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए सिंपल सा आइडिया है कि इन्होंने इंफॉर्मेशन दे रखा है कि ऑर्डर ऑफ माइग्रेटरी एप्टीट्यूड इज फॉर एराइल इज ग्रेटर देन एल्काइल इज ग्रेटर देन हाइड्रोजन। मींस ये तो क्लियर आपको पता होगा कि जो है एराइल यानी कि फिनाइल ग्रुप का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होगा कंपेयर टू एल्काइल ग्रुप, और एल्काइल ग्रुप का ज्यादा होगा हाइड्रोजन से। ये ऐसा क्यों होता है? ये बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है कि कितना इजीली किस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है किस ग्रुप पे, वो इजीली शिफ्ट कर जाता है वहां पे, क्योंकि कार्बोकैटायन के साथ इन ग्रुप का इंटरेक्शन होता है। तो एक बार आप ग्रुप शिफ्ट देख लेना, जब हम लोग कार्बोकैटायन रिएक्शन इंटरमीडिएट का डिस्कशन करते हैं तो वहां पे हम लोग ग्रुप शिफ्ट के बारे में जो है डिटेल करते हैं। तो आइए 1 बाय 1 हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पे पी की बात करते हैं, तो पी में क्या रिएक्शन दिया हुआ है देखो आप ध्यान से। तो कुछ इस तरीके से इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूं ताकि आसान रहेगा। यहां पे पीएच पीएच ओएच, ठीक है, यहां पे मिथाइल मिथाइल ओएच, ठीक है। तो ये हम लोग क्लासिकल वे से देखते हैं कि जो सिंपल पिनाकोल पिनाकोलोन रिएक्शन है इसको H2SO4 के साथ ट्रीट किया जाता है। अब होगा क्या H2SO4 के साथ में कि ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये प्रोटोनेट होगा। प्रोटोनेट होने के बाद अब इन दोनों में से प्रोटोनेट कौन सा किया जाएगा ये आपको सोचना पड़ेगा। बिकॉज देखो जो कार्बोकैटायन जनरेट होगा, यहाँ पे कार्बोकैटायन जो जनरेट होगा वो स्टेबल कार्बोकैटायन जनरेट होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग जो है इसको प्रोटोनेट करने जा रहे हैं बिकॉज द गिवन कार्बोकैटायन विल बी स्टेबलाइज्ड बाय फिनाइल। तो यहाँ से जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट करेगा जो कार्बोकैटायन जनरेट होगा ये कुछ इस तरीके से जनरेट होगा। पीएच, यहाँ पे मैं पीएच लगा देता हूँ विथ पॉजिटिव साइन के साथ में, और इधर हमारा एक मिथाइल ग्रुप हो जाएगा, मिथाइल ग्रुप हो जाएगा, और यहाँ पे OH ग्रुप होगा। इसके बाद क्या देखने को मिलेगा, इसके बाद यहां से 1,2 मिथाइल शिफ्ट विल टेक्स प्लेस, यहां से मिथाइल शिफ्ट करेगा। तो फाइनली आप क्या देखोगे, अब उसके पीछे भी रीजन है क्यों मिथाइल शिफ्ट कर रहा है। तो यहां पे देखो जो कार्बोकैटायन फॉर्म करके आएगा, राइट, दिस कार्बोकैटायन इज स्टेबलाइज्ड बाय बैक बॉन्डिंग। यहाँ पे OH जो ग्रुप है इसको स्टेबलाइज करेगा थ्रू द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जैसे स्टेबलाइज होगा यहां से H+ रिमूव हो जाएगा, और जो फाइनल प्रोडक्ट है ये कुछ इस तरीके से बन के आ जाएगा, ठीक है। तो पीएच और यहाँ पे मैं मिथाइल ग्रुप को रख देता हूँ। यहाँ से जैसे ही H+ यूज करेगा तो फाइनल जो प्रोडक्ट आप देखोगे यहाँ पे CO ग्रुप और यहाँ पे CH3 ग्रुप। अब आते हैं कि इसमें से कौन कौन से टेस्ट इस कंपाउंड के लिए कराए जा सकते हैं। तो पहला दिया हुआ है आइडोफॉर्म टेस्ट, और जो है लिस्ट सेकंड में देखिए पहला आइडोफॉर्म टेस्ट दिया हुआ है I2 इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। बेसिकली यहाँ पे मिथाइल कीटोन ग्रुप है तो हम लोग बोल सकते हैं ये टेस्ट पॉसिबल है। तो फर्स्ट हो सकता है कॉम्बिनेशन P के साथ में। देन उसके अलावा जो है सेकंड है जो है हमारा टॉलेंस रिएजेंट, अमोनिकल सिल्वर मींस हाइड्रोक्साइड इन्होंने मेंशन किया है, बट अमोनिकल सिल्वर प्रेजेंट है, लेकिन चूंकि ये हमारा कीटोन है और ये जो टेस्ट होता है वो एल्डिहाइड के लिए होता है, तो सेकंड टेस्ट नहीं देने जा रहा है। थर्ड है फेलिंग सोल्यूशन, वंस अगेन जो है टॉलेंस रिएजेंट की तरह ये जो फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट है ये भी हम लोग एल्डिहाइड के लिए कराते हैं। तो ये जो ग्रुप है ये चूंकि कीटोन है ये टेस्ट नहीं देगा। देन सेकेंड है कि इसको अगर हम लोग फोर्थ वन दिया हुआ है फॉर्माल्डिहाइड विद NaOH, ठीक है। फिफ्थ दिया हुआ है NaOBr मींस ब्रोमोफॉर्म, वंस अगेन ब्रोमोफॉर्म रिएक्शन, तो 1,5 हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग 1,5 कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो फोर्थ के केस में इन्होंने मेंशन किया हुआ है लिस्ट फर्स्ट विथ 1 और मोर एप्रोप्रिएट रिएजेंट इन द लिस्ट सेकेंड, ठीक है। तो ये लिस्ट सेकेंड में आपको जो है करस्पॉन्डिंग इन्होंने रिएजेंट दे रखा है, तो इसके लिए कॉम्बिनेशन हो जाएगा 1,5। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका B, तो Q। तो Q के केस में भी सेम अप्रोच जाएगा, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। बस यहाँ पे आप ध्यान क्या रखने वाला है, देखिए आप ध्यान से, यहाँ पे PH ग्रुप हो गया, PH हो गया, NH2 हो गया, और यहाँ पे आपका H OH, ठीक है, और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है। अब इसको वंस अगेन HNO2 के साथ में ट्रीट किया जा रहा है। तो HNO2 क्या करेगा, इसको समझना आप इस बात को, इस वाले ग्रुप को डायजोनियम ग्रुप में कन्वर्ट कर देगा। और डायजोनियम ग्रुप हम लोग को पता है डायजो ग्रुप वन ऑफ द बेस्ट लिविंग ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कुछ ऐसे होगा, देखिए प्रोडक्ट को कि ये बना लेगा डायजोनियम सॉल्ट, ठीक है। इस तरीके से मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। और जो सेकेंड पार्ट है यहाँ पे H OH मिथाइल, यूजुअली ये जो ग्रुप है जो नाइट्रोजन ग्रुप है ये
बेटर लिविंग ग्रुप है, ये रिमूव हो जाएगा N2 के फॉर्म में। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पे फिर से कार्बोकैटायन, फिनाइल फिनाइल, यहाँ पे कार्बोकैटायन, और कार्बोकैटायन के बाद फिर यहाँ से शिफ्ट कराया जाएगा ग्रुप को। तो यहाँ बोला गया कि ऊपर में माइग्रेटरी एप्टीट्यूड एल्काइल ग्रुप का ज्यादा होगा, तो यहाँ से एल्काइल ग्रुप शिफ्ट कर जाएगा और फाइनल जो प्रोडक्ट है कुछ इस तरीके से देखोगे। और जैसे ही शिफ्ट करेगा ये ऑक्सीजन का लोन पेयर इसको स्टेबलाइज करेगा। तो मैं दोनों स्टेप को एक ही साथ में दिखा देता हूँ। तो ये रहा फिनाइल, ये रहा फिनाइल, यहाँ पे आ गया मिथाइल ग्रुप, और वंस अगेन यहाँ पे बात किया जाए तो ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप हो गया। अब इसकी बात करते हैं, चूंकि एल्डिहाइडिक ग्रुप है। अब एक बात करते हैं, आयोडोफॉर्म रिएक्शन देगा क्या, नहीं, बिकॉज हमारा ना तो यहाँ पे मिथाइल कीटोन ग्रुप है ना तो इथाइल अल्कोहल वाला ग्रुप है, तो दिस इज नॉट गोइंग टू गिव पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। फर्स्ट इज नॉट गोइंग टू बी करेक्ट। हाँ, सेकेंड जो है हमारा टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट है, बिल्कुल ये करेक्ट हो जाएगा। थर्ड की बात करें तो थर्ड है फेलिंग सोल्यूशन से एलिफेटिक जो एल्डिहाइड होते हैं वो इस टेस्ट को देंगे, और ये भी एलिफेटिक एल्डिहाइड ही है। नेक्स्ट देखिए, फोर्थ फॉर्माल्डिहाइड को इन्होंने NaOH के साथ में ट्रीट किया हुआ है, नहीं इस केस में नहीं इसको किया जा सकता है। देन जो है फिफ्थ वन दिया हुआ है NaOBr, विच वंस अगेन ब्रोमोफॉर्म रिएक्शन, वो भी यहाँ पे पॉसिबल नहीं। ठीक है, तो 2 और 3 कॉम्बिनेशन इसके लिए चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए R के केस में, तो R में भी सिमिलर वे से रिएक्शन है आपका। ठीक है, सिमिलर वे से रिएक्शन है, क्योंकि अगर हम लोग देखें एक किसी को प्रोटोनेट कर सकते हैं और फिर हम लोग मिथाइल ग्रुप का फिनाइल ग्रुप का शिफ्ट करा सकते हैं। तो जो फाइनल प्रोडक्ट है ये मैं बताता हूँ इस केस में। जैसे ये हम लोग का रिएक्टेंट रहा कि यहाँ पे फिनाइल मैं रख देता हूँ, ये मिथाइल हो गया, यहाँ पे फिनाइल हो गया, यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे OH ग्रुप हो गया। ठीक है, तो इसमें से करना क्या होगा, वंस अगेन सेम रिएक्शन है, इसको H2SO4 के साथ आपने ट्रीट किया हुआ है, तो ये प्रोटोनेट हो जाएगा। एक किसी को आप प्रोटोनेट कर दो, प्रोटोनेट करने के बाद कार्बोकैटायन जनरेट होगा, जैसे ही वाटर यहाँ से रिमूव होगा और इस कार्बोकैटायन पे फिनाइल ग्रुप का शिफ्ट हो जाएगा, फिर ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर डोनेट करेगा। तो मैं पूरा का पूरा सिंगल स्टेप में ही इसको रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पहले से ही फिनाइल है, यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे आपने फिनाइल शिफ्ट करा है। ठीक है, सॉरी ये जो OH ग्रुप है कुछ इस तरीके से। ठीक है, जैसे ही कार्बोकैटायन ये फॉर्म किया, कार्बोकैटायन पे फिनाइल शिफ्ट हुआ, तो इधर मैं 2 फिनाइल ग्रुप और 1 मिथाइल ग्रुप रख सकता हूँ, और इधर चूंकि ऑक्सीजन ने लोन पेयर जनरेट किया तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा। अब इसकी बात करें, वंस अगेन ये कीटोन दे रखा है, तो अगर कीटोन है तो फिर जो है हमारा आयोडोफॉर्म रिएक्शन जाएगा, और दूसरा जो रिएक्शन है दैट इज द ब्रोमोफॉर्म रिएक्शन 1,5। जिस तरीके से P का केस हुआ था सिमिलर तरीके से R का होगा। ध्यान रहे कि कौन से ग्रुप को जो है शिफ्टिंग कराना है, फिनाइल ओवर एल्काइल, एल्काइल ओवर हाइड्रोजन, ये ऑर्डर जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट बात करें S की, तो S में क्या दिया हुआ है, सिमिलर तरीके का रिएक्शन है, लेकिन यहाँ पे AgNO3 दिया हुआ है। ठीक है, ध्यान से देखना आप, ये रहा फिनाइल ग्रुप, ये रहा फिनाइल, ये इस तरीके से, यहाँ पे ब्रोमीन है, सिमिलरली यहाँ पे हाइड्रोजन, OH और मिथाइल ग्रुप है। अब होगा क्या कि जब आप AgNO3 के साथ ट्रीट करते हो तो ये जो है AgBr का प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करता है, Br माइनस को इजीली लीव कर जाता है यहाँ से। ठीक है, माइनस AgBr के कारण अब यहाँ पे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। कार्बोकैटायन के फॉर्मेशन के बाद यहाँ से ये मिथाइल ग्रुप शिफ्ट कर जाएगा। मिथाइल ग्रुप की प्रायोरिटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, तो और ऑक्सीजन का अपना लोन पेयर इधर डोनेट होगा। तो फाइनल जो प्रोडक्ट है वो अगर मैं बनाऊं तो फिनाइल इधर मैं आप स्टेप बाय स्टेप ब्रेक कर सकते हो, लेकिन चूंकि मैं इससे जो है इसको पता है कि यहाँ से पहले रिमूव होगा, कार्बोकैटायन फॉर्म करेगा, मिथाइल ग्रुप की शिफ्टिंग होगी, ऑक्सीजन देन अपना लोन पेयर जनरेट करेगा, यहाँ से प्रोटॉन रिमूव हो जाएगा, और फाइनली जो प्रोडक्ट है ये आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। ये जो प्रोडक्ट है ये आपको एल्डिहाइड एज अ ग्रुप आ जाएगा। तो सेम कहानी यहाँ पे जैसे जुड़ी हुई थी कि जो एल्डिहाइड फॉर्म करके आया था इस केस में, Q के केस में, तो एल्डिहाइड के केस में क्या था कि ये आपको टॉलेंस रीजन टेस्ट देगा और साथ साथ में फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट देगा। तो इसके लिए भी हमारा जो कॉम्बिनेशन होगा वो जाएगा 2,3। ठीक है, तो इसके लिए 1,5 देन 2,3 देन 1,5 देन 2,3 ये कॉम्बिनेशन हम लोग को देखने को मिल रहा है। यानी कि इन दिस केस अगर क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14। तो इसमें आपसे पूछा गया कि हाउ विल यू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग कन्वर्जन एथेनॉल टू 2 3 ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, तो एथेनॉल को कन्वर्ट करना है आपको 3 ब्यूटेनोइक एसिड में। तो ये मॉलिक्यूल्स कहलाता है हमारा एथेनॉल। अब देखो आप इसमें हम लोग नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज कर रहे हैं, तो देखो इसको अगर आपको जो है कन्वर्ट करना है तो इसको आपको ट्रीट करना होगा फॉर्माल्डिहाइड के साथ में, और इन द प्रेजेंस ऑफ सम बेस लाइक KOH आप ले लो या NaOH ले लो, इसके साथ हीट करोगे
तो यहाँ पे रिएक्शन क्या होगा इस केस में, ये एल्डोल कंडेंसेशन में जाएगा। पहले तो ये फॉर्म करेगा एल्डोल प्रोडक्ट, इस जो है आपका अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, लेकिन लेटर ऑन डिहाइड्रेशन विल टेक्स प्लेस एंड अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड फॉर्म करके देगा। तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप अगर विदाउट हीट अभी रिएक्शन कराया जाए तो आपको क्या देखने को मिलेगा, जो प्रोडक्ट होगा कुछ इस तरीके से, यहाँ पे हो जाएगा CH2, यहाँ पे OH, ठीक है, यहाँ पे आपका CH2 CH, ठीक है, तो यहाँ पे सॉरी बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड फॉर्म करके देगा। इसको जब आप हीट करोगे, ठीक है, इसको जब हीट करोगे तो हीट करने के बाद ये कंपाउंड कुछ इस तरीके से फॉर्म कर जाएगा CH2, ठीक है, CH2 CH, ये हमारा कहलाता है कंप्लीट जो रिएक्शन है ये कहलाता है एल्डोल कंडेंसेशन। उसके बाद क्या करो, इसको आप जो है साइनाइड के साथ ट्रीट कर दो, KCN के साथ में, सच दैट कि ये CN माइनस का न्यूक्लियोफिलिक अटैक टेक्स प्लेस होगा, और जैसे ही न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा और यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप आ जाएगा, तो यानी कि जो फाइनल प्रोडक्ट आप देखोगे कुछ इस तरीके से CH2 CH OH यहाँ पे आ जाएगा, फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, और यहाँ पे CN आ जाएगा, ठीक है। अब इसको आप क्या करो, इसको आप जो है सिंपली वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस करा, एसिडिक मीडियम में इसको हाइड्रोलिसिस करा दो, तो क्या देखने को मिलेगा, ये जो CN ग्रुप है ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, लाइक CHOH, यहाँ पे आपका CH रहेगा, सॉरी ये हो जाएगा COH। तो हम लोग को बेसिकली क्या चाहिए था, 2 हाइड्रोक्सी 1 2 3 4 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटनोइक एसिड, 3 ब्यूटनोइक एसिड, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो इन दैट केस ये कंप्लीट मेथड जाएगा फॉर दिस कन्वर्जन ऑफ एथेनॉल टू 2 हाइड्रोक्सी 3 ब्यूटनोइक एसिड। तो नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ मूव करते हैं, जो कि है हमारा एसिड डेरिवेटिव। अभी तक के जो प्रॉब्लम थे वो कार्बोक्सिलिक एसिड से रिलेटेड जो रिएक्शंस है उसमें पूछा गया था। अब यहाँ पे एसिड डेरिवेटिव्स में, जिसमें कि हमारा एसिड हैलाइड हो गया, एनहाइड्राइड हो गया, अमाइड हो गया, इन सब से रिलेटेड इन्होंने रिएक्शन रखा हुआ है। तो आइए देखते हैं इसमें क्वेश्चन 1, ठीक है। इन क्वेश्चन 1 क्या मेंशन किया गया है, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन दे हैव गिवन। रिएक्शन में क्या दिया हुआ है देखिए आप ध्यान से, तो यहाँ पे आपका बेंजीन रिंग विद फिनोलिक ग्रुप, फिनॉल यहाँ पे प्रेजेंट, यहाँ पे इन्होंने रखा हुआ है CH2OH, ठीक है, और देन यहाँ पे COOET। इसको इन्होंने कैटालिटिक अमाउंट में H2SO4 को यूज किया हुआ है इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म CaCl3, ठीक है। तो होगा क्या इस केस में, ध्यान से देखना आप, कि ये जो रिएक्शन में जाएगा मींस यहाँ से पहले तो ये हाइड्रोलिसिस होगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा एसिड में, सिंपल सा केस है, COOH, और ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका मींस ये एल्कोहल फॉर्म में ही रहेगा। अब होगा क्या कि हम लोग को पता है कि एल्कोहल और एसिड के केस में जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे एस्टरिफिकेशन रिएक्शन कैन टेक्स प्लेस इफ एसिड इज प्रेजेंट, मींस मिनरल्स एसिड इज प्रेजेंट, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन विल टेक्स प्लेस। तो यहाँ से क्या होगा, OH और H यहाँ से बेसिकली रिमूव हो जाएंगे, और फाइनली जो कंपाउंड है, जो फाइनल प्रोडक्ट है, ये कुछ इस तरीके से आपको दे देगा। अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ फाइनल प्रोडक्ट, कुछ इस तरीके से आएगा। यहाँ पे आ जाएगा आपका OH ग्रुप, ठीक है, यहाँ से CH2, ठीक है, CH2 ऑक्सीजन, और यहाँ पे CO, ये फाइनल प्रोडक्ट होगा। एस्टरिफिकेशन मींस यहाँ पे साइक्लिक एस्टर फॉर्म करके आ रहा है, इसको हम लोग जो है लैक्टोन भी बोलते हैं। तो कई बार एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो है लैक्टोन क्या होता है, तो लैक्टोन बेसिकली साइक्लिक एस्टर हो गया। तो यहाँ पे केस सिंपल सा है, बोला गया कि विच इज गोइंग टू बी मेजर प्रोडक्ट, एंड अगर ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है इस क्वेश्चन, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप, तो इन क्वेश्चन नंबर 2 ये मेंशन किया गया है द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो रिएक्शन में क्या है, एक एसिड एनहाइड्राइड इन्होंने रखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे इसको रिएक्शन करा रहे हैं ये लोग इसको बेंजीन रिंग पे, ठीक है, क्लोरोबेंजीन। अब यहाँ पे क्या रिएक्शन होगा इस चीज को समझा जाए तो अगर AlCl3 इन्होंने यूज किया है, AlCl3 के साथ हीट किया है, ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं ये एसाइलेशन रिएक्शन विल टेक्स प्लेस, स्पीडरक्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन विल टेक्स प्लेस। तो यहाँ पे रिएक्शन में क्या होगा कि ये पैरा पोजीशन पे पहले जाकर अटैक करेगा। इस बात को समझना, पैरा पोजीशन पे क्यों, क्योंकि ये जो है प्लस एम इफेक्ट दिखाएगा, इसकी वजह से ये अर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। पैरा पोजीशन पे रिलेटिवली हायर चांसेस हैं यहाँ पे रिएक्ट करने का कंपेयर टू अर्थो, बिकॉज ये स्लाइटली स्टेरिकली क्राउडेड है। तो इस केस में प्रोडक्ट क्या देखोगे आप, एक इस तरीके से ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है, जैसे यहाँ पे क्लोरीन हो गया, ठीक है, और उसके बाद जो है इसके पैरा पोजीशन पे आप ग्रुप को जोड़ दो तो यहाँ पे CO, ठीक है, ये ग्रुप जुड़ गया। और दूसरा केस है कि इस तरीके से आपका
ठीक है, ध्यान से देखना, यहाँ पे CO O और O माइनस, ये इस तरीके से ग्रुप आ गया। अब इसको रिएक्शन आपको कराना होगा, रिएक्शन इसको फर्दर इन्होंने ट्रीट किया हुआ है किसके साथ में, अब वाटर के साथ में, तो वाटर के साथ में प्रोटोनेट हो जाएगा। तो फाइनल जो प्रोडक्ट है ये इसी पे आप जस्ट प्रोटोनेट कर दो, तो फाइनल जो प्रोडक्ट है कुछ आपको ऐसे दिखेगा। देखना आप ध्यान से, इसको मैं थोड़ा सा सही कर देता हूँ स्ट्रक्चर को। COOH, ठीक है, यहाँ पे CO ग्रुप इसके अर्थो पोजिशन पे, यहाँ से बेंजीन रिंग अटैच है और इसके पैरा पोजिशन पे क्लोरो है। ये फाइनल प्रोडक्ट हम लोग को देखने को मिलेगा। इससे फर्दर रिएक्शन अगर कराना है तो पहले इसको एसिड क्लोराइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे ये एसिड फॉर्म है तो ये रिएक्शन नहीं होगा, तो ये फाइनल प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा इस केस में, यानी कि ऑप्शन डी विल बी करेक्ट इन दिस केस। ठीक है, समझ में आती है बात। तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 रहा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, तो इन क्वेश्चन नंबर 3 मेंशन क्या किया गया है कि द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ फॉलोइंग विथ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो यहाँ पे कौन कौन सा ग्रुप दिया हुआ है, आपका अमाइड दिया हुआ है, ठीक है, ध्यान से देखना, अमाइड है RNH2, देन R एस्टर ग्रुप दिया हुआ है, RCOOR ग्रुप है, OR डैश, और एसिड क्लोराइड दिया है RCOCl, देन यहाँ पे एनहाइड्राइड दिया हुआ है, ठीक है। तो इसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर अगर हम लोग देखते हैं, सिंपल सा केस है, कैसे समझा जा सकता है, तो यहाँ देखो, जितना ज्यादा ये कार्बोनिल ग्रुप इलेक्ट्रोफिलिक नेचर शो करेगा उतनी ज्यादा इसकी रिएक्टिविटी होगी। इस बात को समझना, जितना ज्यादा कार्बोनिल ग्रुप अपनी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को शो करेगा, मींस इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितना कम होगा उतना ही ज्यादा ये रिएक्टिव होगा टुवर्ड्स द लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। अब केस क्या है कि नाइट्रोजन यहाँ से बैक बॉन्डिंग करके यहाँ इसका जो कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी है उसको कम करते जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर डोनेट करेगा तो डेल पॉजिटिव चार्ज इस पे उतना ज्यादा डेवलप नहीं होगा। तो क्लोराइड अगर मैं बात करूं इन सब में, क्लोराइड उतना इजीली डोनेट नहीं करेगा, ऑक्सीजन जहां पे बात किया जाए इजीली डोनेट करेगा। तो सबसे ज्यादा इसमें कौन सा केस होगा, ये हो जाएगा आपका जो है, अगर मैं ऑप्शन की बात करूं तो क्लोराइड जाएगा, तो सी सबसे ऊपर। क्लोराइड के बाद जो रिएक्टिविटी हाइयर होती है वो होती है एनहाइड्राइड की, तो सी के बाद डी हो गया। डी के बाद इन दोनों में से कैसे कंपेयर किया जाए, तो नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इजीली डोनेट कर देगा, ऑक्सीजन कम इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो इजीली डोनेट नहीं करेगा, तो फिर जो है डी के बाद बी आ जाएगा, बी के बाद ए आ जाएगा। तो ये ऑर्डर जाएगा रिएक्टिविटी ऑफ दिस एसिड डेरिवेटिव टुवर्ड्स लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, यानी कि LAH के अलोंग जब हम लोग रिड्यूस करना चाहेंगे तो ये ऑर्डर जाएगा C ग्रेटर देन D ग्रेटर देन B ग्रेटर देन K। एसिड हैलाइड फॉलोड बाय एसिड एनहाइड्राइड फॉलोड बाय एस्टर फॉलोड बाय अमाइड, ये पर्टिकुलर ऑर्डर जाएगा CDB। क्लियर है बात। तो थर्ड केस में आपका आंसर देखो तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो इन दिस केस मेंशन किया गया है द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन इन द फॉलोइंग रिएक्शन। रिएक्शन क्या है थोड़ा सा हम लोग देखें इसको। तो इस केस में इन्होंने इस रिंग को कंसीडर किया है 5 मेंबर रिंग, ठीक है, और कार्बोनिल ग्रुप है इस तरीके से। नेक्स्ट देखिए दिस कार्बोनिल ग्रुप और यहां से ये ग्रुप है, ठीक है, 2 कार्बन के साथ, ये COOET। अब इसको इन्होंने एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में ट्रीट किया है, दैट इज OET माइनस में इसको लिख देता हूं बिकॉज इसने दिया हुआ है जो है सोडियम इथॉक्साइड। अब ये स्ट्रॉन्ग बेस का रोल क्या होगा कि जो यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है ना, एसिडिक हाइड्रोजन, इसको एक्सट्रैक्ट करने का काम करेगा ये इजीली इस प्रोटॉन को, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी एसिडिक इन नेचर और ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो क्या करेगा, इस प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करके कार्बन आयन को जनरेट करेगा। जो कार्बन आयन फॉर्म करके आएगा उसको हम लोग अगर देखें लाइक दिस, ये कार्बन आयन रहेगा, ठीक है, इसके शेप को हम लोग देख ले, ये कार्बोनिल ग्रुप और यहाँ पे COOET और यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब इस केस में क्या है कि ये कार्बन आयन एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा और इस वाले कार्बोनिल ग्रुप पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करा सकता है लाइक दिस। देखना आप ध्यान से, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कराएगा। रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है तो मैं ऑलवेज सजेस्ट करता हूं आपको कि जब भी रिंग का फॉर्मेशन हो तो उसमें आप नंबरिंग कर लिया करो तो आपके लिए सही रहेगा। मान लो इसको मैं 1 दे देता हूं, 2 दे देता हूं, 3, 4, 5, ठीक है, इस तरीके से केस है। तो यानी कि यहां पे 5 मेंबर का रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। अब पोजिशनिंग आप जैसे चाहो ऐसे कर सकते हो, बट 5 मेंबर रिंग को आप यहाँ पे फॉर्म करके दिखा दो लाइक दिस। इसको थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई कर देता हूं और यहाँ पे ये 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखना ये O माइनस है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने
H प्लस सोल्यूशन के अंदर H प्लस प्रेजेंट ही होगा क्योंकि सोडियम इथेनॉल प्रेजेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला ग्रुप जो है आपका प्रोटोनेट हो जाएगा, मींस फिनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, इसको हम लोगों ने नंबरिंग दिया था, अगर याद हो 1 2, इसको कंसीडर किया था 3 4 5, ठीक है, इस तरीके से नंबरिंग हुई थी। ध्यान रहे कि 1 पोजीशन पे जो ग्रुप प्रेजेंट है ये वाला ग्रुप आपके सामने है, COOET, ठीक। अब होगा क्या, और कार्बोनिल ग्रुप कहां पे है, तो सेकेंड पोजीशन पे कार्बोनिल ग्रुप। तो यहां से अब चूंकि आप हीट कर रहे हो, तो हीट करने में क्या होगा, और सॉल्यूशन के अंदर बेस प्रेजेंट है, तो यहाँ पे E1CB मैकेनिज्म बोलते हैं कि एलिमिनेशन थ्रू द कॉन्जुगेट बेस, यहां से एलिमिनेशन अकर होगा और डिहाइड्रेशन, वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा। तो मैं अगर उस मैकेनिज्म को दिखा दूं, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ से आप OH ग्रुप को रिमूव कर, मतलब बेस है जो OET आपका सोडियम इथॉक्साइड, इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और नेक्स्ट स्टेप में कुछ इस तरीके से चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो जो फाइनल प्रोडक्ट है उसी को अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूं, तो फाइनल प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, लाइक दिस 5 मेंबर रिंग, और यहाँ पे अनदर 5 मेंबर रिंग है, और इस 5 मेंबर रिंग के साथ में ये कार्बोनिल ग्रुप अटैच्ड है। नंबरिंग करने से ये आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहाँ पे COET, ठीक है, आप देख लेना, मैंने शायद एक कार्बन ज्यादा बना रखे हैं इसमें, तो COET हो गया ये वाला ग्रुप, और साथ में यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये फाइनल प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे शायद एक कार्बन लेस है, मैंने ज्यादा बना रखे हैं, एक आप हटा देना एक कार्बन को, एक ही कार्बन है इसमें भी एक ही कार्बन, इसमें एक मैंने कार्बन ज्यादा बना दिया था, ठीक है। तो ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर, इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर, फाइनल प्रोडक्ट ये देखने को मिल रहा है। तो ये किस केस के लिए करेक्ट है, बी ऑप्शन हमारा सिंपली हो जाएगा फॉर क्वेश्चन नंबर 4 के केस। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 अगर आप देखिए, तो भी एक अच्छा सा प्रॉब्लम है, मेंशन किया गया है द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एल्कालीन एज ऑफ एल्कालीन हाइड्रोलिसिस फॉर द फॉलोइंग स्टेप, ठीक है। ये भी आसान सा प्रॉब्लम है कि इनमें से किसका हाइड्रोलिसिस इजीली हो जाएगा। तो अगर मैकेनिज्म पता है तो इजीली आपको इसको अप्रोच कर सकते हो। 2019 मेंस का क्वेश्चन है, तो आप एक बार देखो, मैं ग्रुप को बनाते जाता हूं इस तरीके से, ठीक है, इसको कंप्लीट स्ट्रक्चर ही बनाना इसके लिए सही रहेगा। तो यहाँ पे बेंजीन रिंग है, दिस इज आवर बेंजीन रिंग, इसके साथ में एस्टर ग्रुप अटैच्ड है, ठीक है, लाइक OET इस तरीके से। देन फ्लोरीन है। अब इसका बेसिकली जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप प्रेजेंट है ना, इनका रोल हम लोग को देखने को मिलेगा कि या तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप की तरह काम कर सकते हैं या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की तरह काम कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड ये थर्ड जो बात किया जाए, यहाँ पे NO2 ग्रुप है जो कि स्ट्रॉन्ग -M ग्रुप है, और यहाँ पे -I इसका डोमिनेट करता है इसके +M इफेक्ट में, ये आइडिया आपको होगा, ठीक है। क्लोरीन के केस में -I इफेक्ट डोमिनेट ओवर इट +M इफेक्ट, ये जो है रटा रटाया चीज है हमारे सामने। और नेक्स्ट अगर देखो आप, ये नाइट्रो के केस में स्ट्रॉन्ग -M ग्रुप है एज वेल एज द -I ग्रुप है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ विथड्रॉ करेगा। नेक्स्ट केस है कि मान लो आप जो है लेते हो CH3O, ठीक है, और ये केस है। अब इसका इफेक्ट पड़ेगा क्या, इसको हम लोग को समझना है, ठीक है। इन सभी ग्रुप का इफेक्ट क्या पड़ेगा रिएक्शन पे, ये थोड़ा सा हम लोग को समझना होगा। तो देखो हाइड्रोलिसिस के टाइम क्या होगा, हाइड्रोलिसिस में वाटर मॉलिक्यूल जाकर यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, करेक्ट। यहाँ पे इस वाले ग्रुप पे अगर मैं इसको ड्रॉ कर दूं, ये इस वाले ग्रुप पे जाकर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा। अब जितना इजीली न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा उतना ही इजीली हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। तो वो किस बात पे डिपेंड करेगा कि ये वाला जो कार्बन है कितना ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक नेचर अपने साथ रखा हुआ है। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक नेचर होगा उतना ही ये फिसाइल तरीके से जो वाटर है इस कार्बोनिल ग्रुप पे जाकर अटैक कर सकता है। तो ये किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा कि इस बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा हुआ ग्रुप इस पर्टिकुलर कार्बोनिल ग्रुप पे क्या इफेक्ट दिखा रहा है, या तो इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ कर रहा होगा या इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा होगा। अगर इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो जो पॉजिटिव चार्ज जनरेट होने वाला कार्बन पे है वो पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ विथड्रॉ करेगा, ठीक है, अपनी तरफ अगर ये NO2 इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ कर रहा है, तब इन दैट केस क्या देखने को मिलेगा, इस कार्बन पे और ज्यादा पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, और जैसे ही पॉजिटिव चार्ज ज्यादा जनरेट होगा ये जाकर इस पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक फिसाइल तरीके से कर सकता है। तो यहाँ पे ऑर्डर की बात करें तो कौन सा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रुप है, NO2 स्ट्रॉन्ग -M और -I ग्रुप ही चाहिए, यहाँ पे ये है। यहाँ पे ऑक्सीजन +M ग्रुप है और ये डोमिनेट करता है इसके -I इफेक्ट पे, ठीक है। अब समझिए इस बात को कि थर्ड इज गोइंग टू बी मोर रिएक्टिव। क्यों?
क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग -m ग्रुप है, अपने तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करेगा, इसकी वजह से दिस कार्बन इज गोइंग टू बी इलेक्ट्रोफिलिक इन द नेचर। देन यहाँ पे -I डोमिनेट कर रहा था, तो थर्ड के बाद हम लोग सेकेंड को कंसीडर कर सकते हैं, सेकेंड के बाद हम लोग फर्स्ट को कंसीडर कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक ग्रुप प्रेजेंट है जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम करेगा, और इस CO पे जो डेल पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ है उसको कहीं ना कहीं कम करेगा, जिसकी वजह से रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। तो थर्ड सेकेंड फर्स्ट फोर्स ये कुछ इस तरीके से ऑर्डर जाएगा, थर्ड सेकेंड फर्स्ट फोर्स ऑप्शन यहाँ पे भी बी करेक्ट हो जाता है क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। क्लियर है बात? नाउ क्वेश्चन नंबर 6 अगर देखें हम, क्वेश्चन नंबर 6 में ये भी एक अच्छा सा प्रॉब्लम बोला है कि रिएक्शन एक हम लोग के सामने है। रिएक्शन में क्या दिया हुआ है, बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग को रिएक्ट कराया इन्होंने SC दैट इज, और साथ में HCl लिया हुआ है, फॉर्माल्डिहाइड और HCl ट्रीट किया हुआ है। क्या रोल होगा, तो HCl के प्रेजेंस में ये फॉर्माल्डिहाइड प्रोटोनेट होगा। अब जैसे ये प्रोटोनेट होगा, ये जो है बेसिकली बेंजीन रिंग हम लोग देखते हैं एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, और इस वाले पे इस तरीके से अटैक कर दे लाइक दिस, ठीक है। तो फाइनल जो प्रोडक्ट आप देखोगे, मींस इंटरमीडिएट आप देखोगे, कुछ इस तरीके से बनेगा। मतलब एक तरीके से आपका जो वेल नोन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है वो कुछ यहाँ पे अकर हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा CH2OH। नेक्स्ट स्टेप, चूंकि ये बेंजीन रिंग चाहेगा कि अपनी एरोमेटिसिटी फिर से रीगेन करे, तो ये हाइड्रोजन को लूज इजीली कर सकता है, ठीक है, सच दैट कि अपनी एरोमेटिसिटी इजीली लूज जो है गेन कर सके, ठीक है। तो ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को इजीली ब्रेक कर लेगा, और ये फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा आपका बेंजाइल अल्कोहल। क्लियर है बात? अब क्वेश्चन है कि ये तो रहा हम लोग का प्रोडक्ट ए, बी के केस में क्या है, तो बी में इसको ट्रीट किया गया इन्होंने AgCN के साथ। अब AgCN का रोल क्या होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं इसमें जो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है ना, जो नाइट्रोजन पे लोन पे, क्योंकि ये कोवैलेंट बॉन्ड है। अब Ag और कार्बन के बीच में अगर कोवैलेंट बॉन्ड है तो नाइट्रोजन एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, अपोजिट टू KCN। KCN में क्या होता है कि KCN में इजीली ये K+ और CN- में कन्वर्ट हो जाता है, और चूंकि CN- में कार्बन एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरह सेंटर, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होता है, वहां पे साइनाइड बनेगा। यहां पे क्या देखने को मिलेगा, जब यहां से आप ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराओगे तो यहां पे आपको आइसोसाइनाइड एज अ प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। दिस आइसोसाइनाइड इज गोइंग टू फॉर्म CH2NC। ये याद रहेगा आपको। क्यों ऐसा हो रहा है, बिकॉज AgCN हैव द कोवैलेंट कैरेक्टर। जहां तक KCN की बात करें तो KCN हैव द आयनिक कैरेक्टर, इजिली K+ और CN- में डिसोसिएट हो जाएगा। यहां पे ये देखने को नहीं मिलेगा सोल्यूशन के अंदर। तो यहां पे जो प्रीडोमिनेंटली न्यूक्लियोफिलिक की तरह काम करता है वो होता है नाइट्रोजन सेंटर, और यहां पे जो प्रीडोमिनेंटली न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है वो होता है कार्बन सेंटर, ठीक है। तो फाइनली आप देखोगे कि यहाँ पे आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन हो रहा है, न कि साइनाइड। साइनाइड बन सकता है बट बहुत माइनर अमाउंट, बिकॉज पहले कोवैलेंट कैरेक्टर लिया हुआ है, बट सम अमाउंट इज गोइंग टू डिसोसिएट इन द सॉल्यूशन। तो मेजर जो प्रोडक्ट होगा वो आइसोसाइनाइड होगा। माइनर साइनाइड बन सकता है, माइनर अमाउंट में साइनाइड बन सकता है, बट आइसोसाइनाइड इज गोइंग टू बी मेजर प्रोडक्ट इन दिस केस। तो यानी कि बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है। ये शायद गलत है हम लोग लिए हुए, क्लोराइड चूंकि प्रेजेंट था, यहाँ पे मैं मिस किया हूँ एक स्टेज, कि चूंकि क्लोराइड प्रेजेंट था इस सोल्यूशन के अंदर, ये क्लोराइड तुरंत अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, मींस अल्कोहल क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं एक स्टेप मिस किया हूँ। क्या था स्टेप, मान लो कि यहाँ से इसको हम लोग ने पहले Cl- के साथ ट्रीट किया था, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको करेक्ट कर लेता हूँ, बिकॉज OH को यहाँ से रिमूव करना ईजी नहीं होगा। तो देखिए आप, यहाँ से मैं एक स्टेप दिखा देता हूँ कि Cl- जो सोल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है, ये यहाँ से इसको कन्वर्ट कर देगा अल्काइल हैलाइड, ठीक है, CH2Cl। और ये CH2Cl पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो रहा है, किसका, AgCN का। ये आप करेक्ट कर लेना, AgCN का न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो रहा है। तो फाइनली ये आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन कर रहा है ना। OH को रिमूव करने के लिए पहले इसको प्रोटोनेट करना पड़ेगा, ये चीज पहले आप प्रोटोनेट करोगे, उसके बाद ही रिएक्शन होगा। तो इसमें ऑप्शन जो है आपका जाएगा, जैसे प्रोडक्ट ए हमारा बेंजाइल क्लोराइड है, प्रोडक्ट बी हो गया हमारा आइसोसाइनाइड। क्लियर है बात, ये दोनों चीजें हो जाएंगी, यानी कि ऑप्शन जो हमारा सी है क्वेश्चन नंबर 6 के लिए वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पे इन्होंने एक साइनाइड लिया RCN, जिसको इन्होंने रिड्यूस किया है डाइगॉल H के साथ। तो डाइगॉल H बोला जाता है एक सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है, और ये रिड्यूस करके करेस्पॉन्डिंग इसको कन्वर्ट करता है, मींस साइनाइड को या कार्बोक्सिलिक एसिड को एल्डिहाइड में, ठीक है। एक बार मैकेनिज्म आप इसका जो है जरूर देखना। जो डाइबॉल H होता है उसका स्ट्रक्चर मैं दिखा देता हूं आपको। बोलते हैं डाई आइसोब्यूटाइल,
ये रहा इस तरीके से डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। तो यहाँ पे चूंकि ये वैकेंट ऑर्बिटल होता है, कैसे रिएक्शन प्रोसीड करता है जस्ट एक बार मैं मैकेनिज्म बता देता हूँ कि नाइट्रोजन का लोन पेयर इस पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा बिकॉज दिस हैव करस्पॉन्डिंग वैकेंट ऑर्बिटल। अब यहाँ से हाइड्राइड मीन्स फर्स्ट स्टेज में तो ये डक्ट का फॉर्मेशन करेगा लाइक दिस आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन, यहाँ पे ए एल और यहाँ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ऐसा कुछ होगा। यहाँ पे आइसोब्यूटाइल ग्रुप और यहाँ हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ पे निगेटिव चार्ज। उसके बाद ये जो निगेटिव है ये जाकर इस वाले कार्बन पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर लेगा और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट कर जाएगा। तो ये फॉर्म कर लेता है कुछ इस तरीके से कंपाउंड RCHN, इस तरीके से एल्यूमिनियम आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन करता है, इमाइन का फॉर्मेशन करता है, सॉरी ये इमीन का फॉर्मेशन करता है। अब इसके बाद जब इसको आप हाइड्रोलिसिस करा तो बिकॉज दो स्टेज है इसका, एक तो हम लोग ट्रीट किए हुए डाइबॉल एच के साथ में और सेकेंड स्टेज में जब इसको हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, OH इसके साथ में जाएगा और हाइड्रोजन इसके साथ में जाएगा। फाइनल जो प्रोडक्ट है ये दे देगा आपको RCH। तो इस तरीके से कुछ मैकेनिज्म काम करता है डाइबॉल एच का, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे लिए आसान है, बहुत ज्यादा इसमें डिफिकल्टीज नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 आप देखिए, एक शानदार सा प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 8 में, क्योंकि अगर देखो यहाँ पे इन्होंने मेंशन ये किया है कि करस्पॉन्डिंग जो रेडिकल का फॉर्मेशन हो रहा है वो कुछ किस मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, ठीक है। तो इन्होंने 4 मैकेनिज्म स्टेप दे रखे हैं। अब ये किस स्टेप को फॉलो करेगा ये डिपेंड करेगा कि जो करस्पॉन्डिंग रेडिकल फॉर्म करके आ रहा है उसकी स्टेबिलिटी कैसी है। अगर मोर स्टेबल रेडिकल फॉर्म कर जा रहा है तो वो फर्स्ट स्टेज में ही रेडिकल का फॉर्मेशन कर देगा, एल्काइल रेडिकल का या एराइल रेडिकल का। तो यहाँ पे एराइल रेडिकल का बनना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कुछ केसेस में, बिकॉज एराइल रेडिकल इज गोइंग टू स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस। अब ध्यान से आप देख लो, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, कॉलम फर्स्ट में पाथवेज दिया हुआ है, कॉलम 2 में इन्होंने मेंशन किया हुआ है करस्पॉन्डिंग जो कंपाउंड है, ठीक है, उस कंपाउंड कौन सा कंपाउंड किस पाथ को फॉलो करेगा ये थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसको जो है अप्रोच इसको डिफरेंट रखता हूँ। मैं कॉलम सेकेंड वाले कंपाउंड को रखता हूँ और फिर मैं ऑब्जर्व करूंगा कि इसमें से कौन से पाथवेज को फॉलो करना चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूँ इसमें फर्स्ट वाले कंपाउंड को देखना, ठीक है, मैं उसके बाद उसको कनेक्ट करूंगा कि PQRS में से कौन सा पाथ इसको फॉलो करना चाहिए। जैसे आप यहाँ पे देखो C6H5CH2, यहाँ पे CO ग्रुप है और यहाँ पे आपका ये जो है पेरोक्सी लिंकेज है। तो हम लोग को पता है कि पेरोक्सी ये बॉन्ड वीकर बॉन्ड होता है ड्यू टू इसके बीच में ओवरलैपिंग उतना वीकर होता है कि इजीली ये बॉन्ड ब्रेक किया जा सकता है और करेस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक मिस जो है यहाँ से रेडिकल को जनरेट किया जा सकता है, ठीक है। तो जब आप इसको हीट कर रहे हो, ठीक है, देखना आप ध्यान से, ये तो बॉन्ड पहले स्टेज में क्लीव होगा, लेकिन पैरेलली हम लोग को क्या देखने को मिलेगा, पैरेलली आप देखोगे क्योंकि यहाँ से एक CO2 जैसे ही फॉर्म करेगा, ये जो CO2 होगा यहां से ये जनरेट करेगा बेंजाइल रेडिकल को। अब चूंकि बेंजाइल रेडिकल इज गोइंग टू स्टेबलाइज बाई, किससे स्टेबलाइज किया जाएगा, थ्रू द रेजोनेंस। जैसे यहाँ पे एक बेंजाइल रेडिकल बना, इस वाले से बीच वाले से CO2 का फॉर्मेशन हुआ और लास्ट से आपको ये मिथॉक्सी रेडिकल मिली, ये चीज हुआ। तो पर्टिकुलर ये स्टेज फॉलो कर रहा है। कैसे हुआ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो इसका फॉर्मेशन बेंजाइल रेडिकल का फॉर्मेशन वो इंपॉर्टेंट है। बेंजाइल रेडिकल इज गोइंग टू स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस, ठीक है। तो इसी स्टेज में क्या होगा कि ये CO2 के फॉर्म में यहाँ से रिलीज हो जाएगा। तो मिथॉक्सी रेडिकल CO2 और यहाँ पे बेंजाइल रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब देखो ये कौन से पाथ को फॉलो कर रहा है, तो ऊपर में आप फोकस करो कि जो है P को कंसीडर करो। तो P में क्या हुआ है कि ये CO2 यहाँ से रिलीज हुआ है, CO2 के साथ R रेडिकल और RO रेडिकल ये फॉर्म कर रहा है। यानी कि मैं क्या कर सकता हूँ इस केस में, फर्स्ट के केस में इसको कंसीडर कर सकता हूँ P, या अपोजिट वे से बोल सकते हो कि जो P है उसके लिए फर्स्ट पाथवेज होगा, ठीक है। फर्स्ट वाले केस में हम लोग P पाथवेज के थ्रू जा सकते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन आप देख लेना, P को हम लोग फर्स्ट से कंबाइन कर देते, ठीक। नेक्स्ट देखिए सेकेंड वन। तो सेकेंड में जो कंपाउंड है ये है हमारा C6H5C⋯O और यहाँ पे ऑक्सीजन इस तरीके से दिया हुआ है। अब यहाँ केस क्या देखने को मिलेगा कि जब आप इसको ब्रेक करोगे लाइक दिस, ये पहले स्टेज में फॉर्म करेगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो रेडिकल का फॉर्मेशन है, जो रेडिकल फॉर्म करके देखा, अगर मान लो यहाँ पे CO2 रिमूव भी करते तो ये फिनाइलिक रेडिकल है। फिनाइलिक रेडिकल इज नॉट गोइंग टू बी स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस। तो इस वजह से ये स्टेज फर्स्ट स्टेज में नहीं अकर होगा, फर्स्ट स्टेप में नहीं अकर होगा। तो फिर होगा क्या, तो यहाँ पे बेंजॉइल रेडिकल का फॉर्मेशन होगा पहले स्टेज में,
और साथ में जनरेट होगा आपका मिथॉक्सी रेडिकल, बेंजॉइल रेडिकल और मिथॉक्सी रेडिकल। अब नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा देखना आप ध्यान से कि ये जो बेंजॉइल रेडिकल है यहाँ से CO2 इजिली रिमूव कर सकता है, हाँ जब हीट करेंगे तब नेक्स्ट स्टेज में, और यहाँ से ये फिनाइल रेडिकल जनरेट करेगा। बट फर्स्ट स्टेज में इट इज नॉट गोइंग टू जनरेट जो है फिनाइल रेडिकल। तो यहाँ पे फिनाइल रेडिकल आ जाएगा C6H5 रेडिकल और साथ में CO2 आ जाएगा और साथ में ये मिथाइल, ये सेकेंड स्टेज में होगा। ठीक है, तो अब देखो इसको कंबाइन कराओ किसके साथ में पॉसिबल है। तो जो है अगर मैं कंसीडर करूं क्यू पाथ को, नहीं क्यू नहीं हो सकता है। आर को देखो आप, आर रिएक्शन को देखो तो CO2 बना हुआ है, CO2 सेकेंड स्टेज में, ये भी नहीं होगा। देन अगर मैं कंसीडर करूं एस वाला केस, ठीक है, एस के केस में क्या हुआ है, पहले बना हुआ है आर CO2 रेडिकल, आरओ रेडिकल, जो फर्दर डिसोसिएट होकर आर रेडिकल और आरओ रेडिकल फॉर्म कर रहा है बाय द एलिमिनेशन ऑफ CO2। यानी कि सेकेंड केस में जो कॉम्बिनेशन जाएगा, यानी कि एस के लिए एस जाएगा, एस के लिए मैं बोल सकता हूँ अपोजिट वे में 2 होगा। ठीक है, तो मैं जस्ट अपोजिट फॉलो कर रहा हूँ सो दैट कि करेक्ट आंसर तक पहुंचा जा सके। थर्ड कंपाउंड में जो है देखता हूँ, थर्ड कंपाउंड है PH, वही कहानी है सेम, ऊपर वाले में इस साइड में CH2। ठीक है, यहाँ पे आपको ग्रुप मिल गया है CH3। ये थोड़ा सा लॉजिक आपको इसमें रखना पड़ेगा तभी आप इसमें इजिली कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें देखो क्या है केसेस, तो देखो अब इसको क्लिप किया जाएगा, लाइक ये तो क्लिप होगा ही, ये तो ऐसे क्लिप होगा ही, पैरेलली ये भी क्लिप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बेंजाइल रेडिकल बन रहा है। वैसे ही आपको क्या देखने को मिलेगा, ये भी रेडिकल जनरेट हो जाएगा, बिकॉज यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, यहाँ से आपको एक बेंजाइल रेडिकल फॉर्म करके दे रहा है। ये वाला जो होगा ये बेंजाइल रेडिकल का फॉर्मेशन करेगा। तो इसी स्टेज में दोनों चीजें देखने को मिलेंगी कि क्या क्या फॉर्म कर रहा है। देखो आप ध्यान से, अब देखो कंपाउंड क्या क्या फॉर्म कर रहा है, ये देखना आपको मिल गया। यहाँ से फाइनल प्रोडक्ट में जब इसको आपने हीट किया तो यहाँ से बन गया बेंजाइल रेडिकल। ठीक है, बेंजाइल रेडिकल का फॉर्मेशन हो गया। CO2 गैस एलिमिनेट किया, यहाँ से CO2 गैस एलिमिनेट हुआ। नेक्स्ट आप देखिए सेकेंड, उसके बाद इसके साथ में क्या हुआ कि R रेडिकल जनरेट हुआ होगा, कहीं R रेडिकल जनरेट हुआ। ठीक है, ये तो हो गया R रेडिकल CO2 प्लस यहाँ पे एक कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, यहाँ से ये कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो कौन सा केसेज हो जाएगा देख लो आप, यहाँ से अगर मैं कंसीडर करूँ थर्ड के लिए कौन सा कॉम्बिनेशन जाएगा। ठीक है, फाइनल जो प्रोडक्ट फॉर्म किया उसकी मैं बात कर रहा हूँ कि फाइनली इसने कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन किया, देन एक्स रेडिकल फॉर्म किया, आर रेडिकल फॉर्म किया। तो इन दैट केस अगर मैं इसको देखूं तो आर एक्स डैश रेडिकल कार्बोनिल कंपाउंड, ये कौन सा जो है इसके लिए मैच किया जा सकता है, ये थर्ड रिएक्शन के लिए ये जाएगा आपका क्यू, पाथवेज क्यू, क्योंकि CO2 पहले स्टेज में ही एलिमिनेट हो गया। CO2 पहले स्टेज में एलिमिनेट हुआ है, उसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं, कार्बोनिल कंपाउंड के फॉर्मेशन को। तो पहले हम लोग इस स्टेज में कुछ ऐसे देखेंगे, मान लो कि आप CO2 का फॉर्मेशन किए, अब CO2 के साथ ये रेडिकल जनरेट हुआ है लाइक दिस, कार्बन ऑक्सीजन रेडिकल यहाँ पे है, और इसके साथ में CH3 PH CH2। ठीक है, अब इसको जब आप हीट कर रहे हो, बिकॉज यहाँ से भी आपको यहाँ पे बेंजाइलिक रेडिकल जनरेट करके देगा, तो यहाँ पे एसीटोन का फॉर्मेशन हो रहा है और साथ साथ में यहाँ पे फिनाइल CO। तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है कि फर्स्ट स्टेज में ही CO2 रिलीज हो रहा है, ये देख सकते हो फर्स्ट स्टेज में। इस वजह से मैंने बोला क्यू, इसके लिए कॉम्बिनेशन जो जाएगा थर्ड के लिए वो क्यू जाएगा, यानी मैं अपोजिट वे से भी लिख सकता हूँ, क्यू के लिए थर्ड कॉम्बिनेशन होगा। अच्छा, फोर्थ को जो है देखो, फोर्थ में कौन सा पाथवेज फॉलो किया जाएगा। तो यहाँ पे फिनाइल है, C डबल बॉन्ड O है, ठीक है, फिर ऑक्सी लिंकेज है, CH3 और एक फिनाइल ग्रुप है। अब यहाँ पे कहानी थोड़ी सी ट्विस्ट हो गई है। कहानी में ट्विस्ट क्या है, तो आप देखो कि ये बॉन्ड तो क्लीव हो जाएगा, लेकिन CO2 पहले स्टेज में रिलीज नहीं हो रहा है। यही बस ट्रिक है हमारे केस में। अब बचा हुआ है केवल हमारे यहाँ पे हो गया, देखो आप P, S, Q, बचा हुआ है R। R के केस में अगर आप देखो तो बेसिकली R में अगर पाथवे R को ऑब्जर्व करो तो पहले स्टेज में CO2 नहीं रिलीज हुआ है, वहां यहाँ पे भी वही सेम कहानी कि पहले स्टेज में ये CO2 रिलीज नहीं करेंगे। ठीक है, इस तरीके से, और साथ में जो कंपाउंड है कुछ इस तरीके से आ जाएगा, PH ऑक्सीजन रेडिकल। अब इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद CO2 रिलीज हो सकता है, और CO2 रिलीज होने के साथ साथ में क्या प्रोडक्ट बनेगा, देखिए आप, जैसे ही इसको फर्दर हीट किया जाएगा, ठीक है, तो ये फिनाइल रेडिकल फॉर्म करेगा साथ में CO2। इसको भी हीट करने पे क्या होगा कि कंपाउंड इधर से जाएगा, ये बॉन्ड इधर से क्लिक होगा, और ये करेगा फिनाइल रेडिकल और साथ में
आपका एसीटोन का फॉर्मेशन करेगा, बट नेक्स्ट स्टेज में करेगा। इसकी खासियत क्या थी कि ये पहले स्टेज में ही CO2 को रिलीज कर रहा है। ये बस ट्रिक आपको समझना था कि बस सिंपल सा इसमें लॉजिक था कि जो एराइल रेडिकल है वो ज़्यादा स्टेबल है एल्काइल रेडिकल से। क्या मैं बोला हूँ, जो एराइल रेडिकल है वो ज़्यादा स्टेबल है एल्काइल रेडिकल से। तो इस केस में R इसके लिए जाएगा, मैं बोल सकता हूँ R के लिए 4, तो P के लिए 1, S के लिए, Q के लिए 3, ठीक है, R के लिए 4 और S के लिए 2, यानी कि विच ऑप्शन विल बी करेक्ट। देखिए आप कौन सा इसमें से कोड वाला करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9। इस केस में मेंशन किया गया है कि कंपाउंड विथ मॉलिक्यूलर मास 180 इज एसाइलेटेड विथ CH3COCl टू गेट अ कंपाउंड विथ मॉलिक्यूलर मास 390, द नंबर ऑफ अमीनो ग्रुप प्रेजेंट पर मॉलिक्यूल ऑफ द फॉर्मल कंपाउंड। ठीक है, तो यहाँ पे एक सिंपल सा, बहुत सिंपल सा आइडिया जा रहा है कि हम लोग अगर एज्यूम कर लें कि इसमें नंबर ऑफ जो अमाइन ग्रुप प्रेजेंट है वो n है, तो देखना आप ध्यान से कि क्या हो रहा है कि कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो है 180। ठीक है, तो 180 में अगर मैं एज्यूम कर लूं कि जो है दिस मॉलिक्यूल कॉन्टेन, ठीक है, ये नंबर ऑफ अमाइन, ठीक है, ये नंबर ऑफ NH2, ये नंबर। तो इन दैट केस क्या होगा, सभी के सभी NH2 रिप्लेस किए जाएंगे CH3COCl से। ठीक है, तो ओवरऑल मॉलिक्यूलर वेट में मान लो कि अगर एक रहता RNH2 और इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूं, रिएक्शन करा रहा हूं CH3COCl से, बस इस तरीके से समझना। तो इस केस में क्या होगा कि ये हाइड्रोजन और ये Cl निकल जाएगा, HCl निकल आएगा यहां से, और ये फॉर्म कर लेगा RNH C++OCH3। अब समझना इस बात को कि टोटल मॉलिक्यूलर वेट में इंक्रीज कितना। अगर एक NH2 को रिएक्शन में कराया गया CH3COCl में एसिटाइल क्लोराइड के साथ में, तो इसके मॉलिक्यूलर वेट में इंक्रीमेंट कितना हुआ ये समझते हैं। तो 2 कार्बन है, तो 24 + 3 27, ठीक है, +16, यही होगा। ध्यान से देखना आप, कार्बन 24, हाइड्रोजन 3, ऑक्सीजन 16, -1 बिकॉज एक हाइड्रोजन को यहां से हटा दिया गया है। तो टोटल जो वेट इसका है 27 -1 जो है वो हो जाएगा ये आपका 26, और +16 आपका ये हो जाएगा 42। तो एक के केस में 42 का इंक्रीज हो रहा है, समझ में आती है बात। एक अगर NH2 ग्रुप को रिप्लेस NH2 ग्रुप से रिएक्शन में जाएगा तो 42 मॉलिक्यूलर वेट इसका इंक्रीज होगा ओवरऑल। तो ये हम लोग एज्यूम किए कि दिस मॉलिक्यूल कंटेन n नंबर ऑफ NH2 ग्रुप, तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होगा तो ये होगा 180 इनिशियल मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मॉलिक्यूल, 42n इतना इंक्रीज हुआ, और जो फाइनल है इस कंपाउंड का, जो फाइनल कंपाउंड फॉर्म कर गया है ये 390। तो सिंपल सा केस है कि 42n इक्वल टू 390 माइनस 180 कितना हो जाएगा, देखिए आप ध्यान से, ये हो जाएगा 210। ठीक है, अब यहां से आप जो है देख सकते हो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिंपली 5 आ जाएगी। क्लियर है ये बिल्कुल। तो यहां से जो है n की वैल्यू 5 आपका इंटीजर 5 जो है दिया हुआ है आपका इंटीजर b। ठीक है, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में मेंशन किया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्टेंट ऑन रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड NaOH followed by acidification give the following lactone. Lactones are the cyclic ester as the only product. ठीक है, तो हम लोग को बेसिकली ये लैक्टोन चाहिए। तो पूछा गया है कि इन सब में से कौन सा यूज किया जा सकता है रिएक्टेंट विथ कंसंट्रेटेड NaOH सच दैट कि आपको ये फाइनल प्रोडक्ट मिले, लैक्टोन का फॉर्मेशन हो इस केस में। तो आप देखिए ये रिएक्शन तभी हम लोग कंसीडर कर सकते हैं कि जब यहाँ पे एक एसिड और एक जो है अल्कोहल ग्रुप बने, तभी तो एस्टर का फॉर्मेशन होगा। यानी कि मैं अगर रेट्रो में जाऊं, समझना इस बात को, तो यहाँ पे मुझे एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप रखना पड़ेगा COOH, और यहाँ पे एक CH2OH ग्रुप रहेगा। ठीक है, अब ये कैसे फॉर्म कर सकता है, ठीक है, NaOH की हेल्प से हम लोग को चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि कैनिजारो रिएक्शन के लिए जा सकता हूँ, बिकॉज कैनिजारो रिएक्शन में क्या होता है कि एक जो एल्डिहाइडिक ग्रुप होगा वो ऑक्सीडाइज होगा और एक एल्डिहाइडिक ग्रुप रिड्यूस होगा। तो मान लीजिए आप यहाँ पे CHO ग्रुप लिया और यहाँ पे भी CHO ग्रुप लिए, इसको आप NaOH के साथ ट्रीट करो तो कैनिजारो रिएक्शन विल टेक्स प्लेस, एंड इन कैनिजारो रिएक्शन वन ग्रुप इज गोइंग टू ऑक्सीडाइज एंड अनदर CHO ग्रुप इज गोइंग टू रिड्यूस। और उसके बाद जैसे ही आप चूंकि एसिडिक मीडियम इसको हीट करोगे, यहाँ पे एस्ट्रिफिकेशन विल टेक्स प्लेस, इंट्रामॉलिक्यूलर एस्ट्रिफिकेशन विल टेक्स प्लेस एंड इट इज गोइंग टू फॉर्म एस्टर। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सा है कि आपको ये प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट चाहिए था। इसमें से पूछा गया था विच रिएक्टेंट कैन गिव दिस फाइनल प्रोडक्ट दैट इज लैक्टोन। यानी कि अगर ऑप्शन में देखो आप क्लियरली
इन दिस केस ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। ठीक है, बात समझ में आती है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11। इन 11 में मेंशन किया गया कि बेंजीनामाइड, जो बेंजीनामाइड है आपका PHCONH2, इसको इन्होंने ट्रीट किया हुआ है POCl3 के साथ, और POCl3 एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है। ठीक है, इसका एक बार आप मैकेनिज्म देख लेना कि कैसे ये रिएक्शन प्रोसीड करेगा। बट जैसे ही POCl3 के साथ अगर आप हीट करते हो तो ये जो है जो कंपाउंड है ये फॉर्म कर लेगा। मींस H2 और ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव कर दो तो वाटर का रिमूवल हो जाएगा, वाटर रिमूव कर जाएगा और फाइनली ये प्रोडक्ट जो है आपको दे देगा PHCN, यानी कि साइनाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा नाइट्राइल का, बेंजोनाइट्राइल। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। फिर ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12। यहां पे लिया हुआ है इन्होंने इथाइल एस्टर। दिस इज आवर इथाइल एस्टर। ठीक है, अब इसको इन्होंने ट्रीट किया हुआ है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3MgBr, जो कि एक्सेस में लिया गया। तो होगा क्या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा फर्स्ट स्टेज में। तो यहाँ कुछ इस तरीके से हम लोग एक ही स्टेज में दिखा देते हैं कि फर्स्ट स्टेज में तो ये फॉर्म करेगा एसीटोन, और फर्दर इस चूंकि एक्सेस में लिया गया तो फर्दर न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा MgBr के साथ में, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में ये जाकर जुड़ जाएगा। और जो फाइनल प्रोडक्ट है वो आपको देखने को क्या मिलेगा कि इस कार्बन के साथ में लाइक दिस कार्बन CH3 ये ग्रुप फाइनल प्रोडक्ट। तो इस केस में जो है आपको मिल जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 भी देख लेते हैं। यहीं पे 13 के केस में मेंशन किया गया है कि दिस टू कंपाउंड, ठीक है, कौन कौन सा कंपाउंड है, आफ्टर द एसिडिक हाइड्रोलिसिस। तो दोनों कंपाउंड के एसिडिक हाइड्रोलिसिस के बाद इसको डिस्टिंग्विश करना है हमें। तो किस मेथड को यूज किया जा सकता है टू डिस्टिंग्विश दिस टू कंपाउंड। तो नेक्स्ट देखिए आप, तो कंपाउंड P क्या है आपको दिया हुआ है CH2 डबल बॉन्ड C, यहाँ पे OCOCH3 ऐसा कुछ कंपाउंड है और CH3 ग्रुप है। ठीक है, इसको जब आप हाइड्रोलिसिस कराओगे तो ये कंपाउंड देगा इनॉल CH2COH CH3। ये इनॉल टॉटोमरीज में जाए और ये बना लेगा आपका एसीटोन। ठीक है, तो एक तो आ रहा आपका एसीटोन। ठीक है, कैसे हुआ ये, इसका हाइड्रोलिसिस हुआ तो ये फॉर्म किया इनॉल, और इनॉल चूंकि कीटो फॉर्म में ज्यादा स्टेबल होगा तो ये फॉर्म कर लेगा एसीटोन। ये रहा P की बात। Q की बात करें तो Q के केस में क्या है देखिए आप, तो Q में लगभग सेम कहानी है, CH3 डबल बॉन्ड और यहाँ पे OCOCH3। ठीक है, इसको जब हाइड्रोलिसिस आप कराओगे तो ये हाइड्रोलिसिस होगा तो प्रोडक्ट जो देखने को मिलेगा ये होगा CH3 डबल बॉन्ड और OH। अब इसके बाद ये चूंकि वंस अगेन इनॉल फॉर्म है और तुरंत ये टॉटोमरीज में जाएगा और टॉटोमरीज में कन्वर्ट हो जाएगा, तो CH3 CH2 CHO ये कंपाउंड फॉर्म कर लेगा लाइक दिस। अब चूंकि ये एक एल्डिहाइड फॉर्म है, एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड के केस में क्या होगा, अब जो है पता है कि एक एल्डिहाइड और कीटोन को कैसे डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। ऑप्शन देखिए, लुकास रिएजेंट दिया हुआ है, दिस कैन नॉट बी आंसर बिकॉज लुकास रिएजेंट अल्कोहल के लिए टेस्ट किया जा सकता है। 2,4 DNP की बात करें तो दोनों केस में पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, देन आपका जो है नेक्स्ट दिया हुआ है फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट। यस, फेलिंग सोल्यूशन के केस में क्या होगा कि देखो ये एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड तो पॉजिटिव टेस्ट दे देगा, लेकिन जो कीटोन है वो निगेटिव टेस्ट दे देगा। तो एल्डिहाइड इज गोइंग टू गिव पॉजिटिव टेस्ट और यहाँ पे निगेटिव टेस्ट देगा। तो यहाँ पे एक तरीके से अगर हम लोग डिस्टिंग्विश करना चाहें दोनों कंपाउंड को तो ये डिस्टिंग्विश इजीली किया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका जो है सोडियम बाइसल्फाइड। तो सोडियम बाइसल्फाइड दोनों के साथ में रिएक्ट करेगा और प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करेगा, तो उस केस में हम लोग जो है इसको नहीं यूज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो एक ही ऑप्शन मिलता है हमें जो कि है ऑप्शन सी, दैट इज फेलिंग सोल्यूशन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14। तो इन दिस केस मेंशन किया गया है हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजोइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम ऑन द बेरियम सल्फेट गिव्स। ठीक है, तो इसमें से एक हाइड्रोजनेशन अगर हम लोग कराते हैं बेंजोइल क्लोराइड का इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम और जो है बेरियम सल्फेट, तो कौन सा प्रोडक्ट देगा। ये तो हम लोग का सिंपल सा रिएक्शन है, इसको हम लोग रोजेनमंड रिडक्शन भी बोलते हैं। क्या ये बेंजोइल क्लोराइड आपका है PHC डबल बॉन्ड OCl, इसको आप ट्रीट कर रहे हो हाइड्रोजन, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम बेरियम सल्फेट। क्या होगा इस केस में, रिडक्शन होगा और रिडक्शन होने के बाद ये फॉर्म कर लेगा बेंजाल्डिहाइड। ठीक है, बेंजाल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस केस में आपको जो है सिंपल सा ये ऑप्शन हो जाएगा, इस केस में बी को हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आप देखिए, तो 15 में मेंशन किया गया है कि एसिडामाइड इज ट्रीटमेंट विथ
फॉलोइंग रिएजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव मिथाइल अमीन। तो अगर हम लोग ट्रीट करें एसिटामाइड को, ठीक है, एसिटामाइड से हम लोग को कन्वर्ट करना है, दैट इज मिथाइल अमीन में, ठीक है, इसको बनाना है। तो इस केस में हम लोग जो है इसको बोलते हैं हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। इस केस में क्या करते हैं हम लोग, ट्रीट करते हैं इसको ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ KOH के साथ में या NaOH के साथ में, तो करेस्पॉन्डिंग ये जो है फॉर्म करता है, ये रिएक्शन बोला जाता है हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, ठीक है, ब्रोमाइड डिग्रेडेशन इस रिएक्शन को बोलते हैं। और इसके थ्रू हम लोग वन लेस कार्बन इस प्रोडक्ट में फॉर्म करके आता है। एक बार मैं सजेस्ट करूंगा कि इसके जो मैकेनिज्म पार्ट है उसको आप उस गो थ्रू होते जाना कि किस तरीके से रिएक्शन कराएंगे।